हम्म। फिर 9 9 टू 11 11 टू 10। हाँ ये है ना। ओके आप बोल रहे हैं ये स्टेप मिस है इसके अंदर है ना, ये कहना चाह रहे हैं। ओके नो प्रॉब्लम, अब बताता हूँ। पढ़ के आए घर पे सभी। सो कल जो हमने बात किया था कॉग्निशन पाथवे के अंदर, कॉग्निशन पाथवे पढ़ा था हमने। और उस कॉग्निशन पाथवे के अंदर दो पाथवे पढ़ाए थे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। अगर आप अलग अलग बुक के साथ जाएंगे, इफ यू रेफर अदर बुक्स आल्सो, दे विल इंक्लूड फ्यू मोर स्टेप्स। इसके अंदर कुछ और स्टेप्स जो है उनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें इंट्रिंसिक, हमने जो पाथवे पढ़ा था वहां पे, सो हमने लिखा था 12। सबसे पहले 12 फैक्टर था, दैट विल बी एक्टिवेटेड बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट एंड कोलेजन फाइबर एक्टिवेट करेंगे। एंड दिस एक्टिवेटेड 12 जो हमने लिखा था, दिस विल बी एक्टिवेटेड द 10th फैक्टर जो हमने लिखा था। लेकिन इन सम बुक्स और अदर बुक्स में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे दिस 12 विल एक्टिवेट द 9। ठीक है, इसको एक्टिवेट करेगा 9 को, एंड दिस 9 विल एक्टिवेट द 11, एंड देन दिस 11 विल एक्टिवेट द 10। सो कुछ बुक्स में ऐसा डिटेल भी मेंशंस है, लिखा हुआ है, और कुछ बुक में जो हमने पढ़ा है वो भी लिखा हुआ है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेप जो बीच में जो स्टेप जो मैंने नहीं लिखवाई है 9 और 11 वाला, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, और उसका कोई इस रिएक्शन में मेजर रोल नहीं है। सो जो हमने लिखा है वो भी करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि स्टेप मिस कर दी हमने। जो हम फॉलो करते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हम फॉलो करते हैं, उनमें कुछ बुक्स में ये लिखा है, कुछ में आपको जो जिसे उन्होंने पढ़ा है और लिखा है तो वो भी मिलेगा आपको। जो हम मैं जो फॉलो करता हूँ, आई एम फॉलोइंग ऑलवेज द टोटोरा बुक्स जो होती है एनाटॉमी की, वो रेफर करते हैं, और उस बुक के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा वो भी करेक्ट है, और जो आपने पढ़ा वो भी करेक्ट है, वो गलत नहीं है, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। बट उसमें कुछ स्टेप्स जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो इट इज गुड कि आपने पढ़ा है, तो उसको याद रख सकते हैं। नो इश्यू, दोनों करेक्ट है, दोनों ही सही है, कोई भी दोनों में मिस्टेक नहीं है। हाँ हम, यस, आवाज, आवाज थोड़ा आज कम ही आएगा क्योंकि मेरे अंदर आवाज नहीं है आज। आई एम सफरिंग विद फीवर, फीवर हो रखा है नाइट से ही, और अभी भी 100 से अबव फीवर है। बट शोर थोड़ी आल्सो देयर, सो आवाज माइक के सहारे जो आएगा वही आएगा, मेरे से ज्यादा आवाज आज नहीं आएगा। हाँ चाय भी पियेंगे, सब पियेंगे। आपके कोई डाउट्स है तो बताएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। इसके अलावा और कोई डाउट है? यस, कोई डाउट नहीं है? नहीं पढ़ा घर जाके? कोई डाउट हुआ ही नहीं है? वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है, अच्छा समझ में आ रहा है आपको। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हेपारिन के बारे में। हेपारिन इज अ टाइप ऑफ एंटी कॉगुलेंट, एंटी कॉगुलेंट। बात करें इसकी, कल ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं वैसे हेपारिन के बारे में। हेपारिन इज इन आवर बॉडी, नेचुरल हेपारिन कौन बनाता है? बेसोफिल, मास सेल बेसोफिल बनाता है बॉडी के अंदर, एंड वी आल्सो हैव द एक्सोजीनस हेपारिन जो हमारे पास वाइल के अंदर आता है, तो वो भी अवेलेबल होता है। बात करें इस हेपारिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, जो आज हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपारिन। सो हेपारिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट्स एन 83 ड्रग। कौन सी में आती है? 83। अब 83 क्या होता है? सो 83 मींस एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। थ्रोम्बिन पढ़ा था हमने, याद है? कौन सा क्लोटिंग फैक्टर नंबर था? थर्ड नंबर पे था। सो जो थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है उसके अगेंस्ट काम करती है, इट्स एन एंटी थ्रोम्बिन ड्रग है ये। थ्रोम्बिन के अगेंस्ट उसको ब्लॉक करेगी और अपना एक्शन दिखेगा। जब जो हमने क्लोटिंग फैक्टर पढ़े थे कल, 13 क्लोटिंग फैक्टर, आउट ऑफ दिस 13 इफ एनी वन इज मिसिंग, एक भी अगर क्या है, मिस है, मिसिंग है, तो कभी भी क्लोटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, क्लोटिंग कभी नहीं होगा। सो ये ड्रग किसको ब्लॉक करती है? तो आंसर होगा एंटी थ्रोम्बिन ड्रग है। थ्रोम्बिन थर्ड को क्या करती है? ब्लॉक करती है। तो आज बात करते हैं इसकी। सो ये तो आई थिंक आपने लिख लिया। नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल, इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड, का लिख लिया थे। तो इंडिकेशन भी आई थिंक लिख लिए थे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपारिन, हेपारिन कैसे बॉडी के अंदर अपना एक्शन दिखाता है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, अभी बताया मैंने किसको ब्लॉक करेगा ये। सो हेपारिन बाइंड टू द एंजाइम इनहिबिटर एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, दैट इज 80 थर्ड। एंड जब ये इस 80 थर्ड पे वर्क करेगा तो ये दो अदर जो आपके फैक्टर्स हैं उनको भी क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। इट आल्सो इनएक्टिवेट्स थ्रोम्बिन फैक्टर एंड द फैक्टर 10। कौन सा था 10? द स्टुअर्ट फैक्टर। तो जो सेकंड और जो 10th है, थर्ड किसको ब्लॉक कर देगा? सेकंड और उसके साथ में 10 को। और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो आपका क्लोटिंग कभी पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द हेपारिन इज वर्किंग इन आवर बॉडी। अब हमने पढ़े थे दो टाइप से, याद होगा आपको। जब भी क्लोटिंग होगा तो उसमें मेन ब्लड को रोकने के लिए दो प्रोसेस है, एक तो डिक्रीज करता है, दो रोक बंद करता है, क्लोज करता है। लाइक तीन जो मैंने लिखा था, पहला था वेसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड the blood coagulation. So vasoconstriction decrease the blood loss, it not stop the blood loss, it just decreasing the blood loss. Platelet plug formation stop the blood loss, but only for temporary time. Like आप कैनुला लगाते हैं और निकालते हैं तब दबा के रखते हैं थोड़ी देर, और आप देखते हैं ब्लीडिंग रुक गई, और रुकने के बाद अगर पर्सन हाथ को थोड़ा सा भी मूव करता है तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, it will start again. Why? Because there is only a platelet plug formation. वहां पे सिर्फ क्या बना था? प्लेटलेट प्लग बना था, और आपने हिलाया इसलिए वो हट गया वापस, और अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। सो फर्स्ट जो प्लग फॉर्मेशन प्लेटलेट प्लग, दैट इज अ टेम्पररी ओनली। ये क्या है? टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट। बट परमानेंट की बात करें तो वो कौन बनाएगा? कोगुलेशन। सो जितने भी एंटीकोगुलेंट हम पढ़ते हैं, एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट इन दोनों में से ही किसी ना किसी को ब्लॉक करेंगे। वन इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड दूसरा कोएगुलेशन प्रोसेस। इफ ड्रग इज ब्लॉकिंग दिस वन, फिर भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस है ब्लीडिंग रोकने के लिए। एंड इफ द ड्रग इज वर्किंग ऑन दिस वन, अगेन ब्लड विल नॉट कोएगुलेट। सो दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस को ड्रग क्या करेगी? ब्लॉक करेगी। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव द ड्रग व्हिच ब्लॉक बोथ। कभी भी आपको ऐसी ड्रग नहीं देनी जो दोनों पाथवेज को ब्लॉक कर दे। लाइक कल हमने एग्जांपल पढ़ा था, याद होगा, एस्पिरिन।
and heparin or warfarin. So if you are giving aspirin, this aspirin is an antiplatelet drug. It blocks the platelet function, and due to the blockage of platelet function, the platelet plug will not form, and blood will not undergo for the coagulation process. And if you are giving heparin, then it will also block the coagulation process and blood clot नहीं होगा. अगर आप दोनों को साथ में देंगे, if you are giving both together, in that situation this will block this one and this heparin block this one, and person will undergo a very severe type of bleeding if any type of injury is there. लाइक हेपारिन भी दे दिया और एस्पिरिन भी दे दिया, तो प्लेटलेट भी काम नहीं करेगी और कोगुलेशन भी नहीं होगा और उससे सीवियर ब्लीडिंग होगी. बट अगर आपने सिर्फ हेपारिन दिया है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर लेगा. एंड यू आर गिविंग दिस एस्पिरिन, देन हेपारिन वाला जो मैकेनिज्म ब्लॉक नहीं हुआ, कोगुलेशन क्या करेगा, ब्लीडिंग को स्टॉप कर लेगा. तो कभी भी दोनों पाथवेज को एक साथ ब्लॉक नहीं करना. यहाँ पे कौन सा ब्लॉक होगा, कोगुलेशन पाथवे. क्लियर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. नेक्स्ट क्लियर. सो नेक्स्ट टाइम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपारिन की बात करें तो आंसर होगा दिस थर्ड. 83 को क्या करता है, वर्क करता है, बाइंड करता है और अपना एक्शन दिखाता है. क्लियर, मूव करें. नेक्स्ट रूट वी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे, कल ऑलरेडी बात किया था. इट कैन बी गिवन सबक्यूटेनियस और इट कैन बी गिवन IV, but it cannot be given IM because the molecular weight is very high and it cannot be absorbed from tissue or the biological membrane, cross नहीं कर सकता है. Never give IM because it can cause. Next, side effect of heparin. Yes, हाँ पूछो. है बुक में, रूट में, वेट करो वो क्या पूछना चाह रहे हैं. हाँ क्या कहाँ लिखवाया, सबक्यूटेनियस कैसे होगा. ओके सो अभी मैं इसके दो टाइप पढ़ाऊंगा हेपारिन के. Heparin is having two types of heparin. One is the low molecular weight heparin and second one is high molecular weight heparin. So we will give low molecular weight heparin as a subcutaneous and we will give high molecular weight heparin as a IV. This is the concept, कल भी बताया था ये मैंने. We will give low molecular weight heparin as an subcutaneous route and we will provide the high molecular weight heparin as a the IV route. One more thing जो हमारी queries हो सकती है कि फिर हम low molecular weight heparin को IM भी लगा सकते हैं, ये भी तो possible हो सकता है. It can be possible कि low molecular weight heparin can be given intramuscular, वो तो वहां से absorb हो सकता है. फिर हम क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. Why we are not giving low molecular weight heparin IM, जो प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है आपने देखा होगा इधर लगाते हैं DVT को प्रिवेंट करने के लिए. Why we are not giving IM. So the low molecular weight heparin is a drug which is come under the depot form. कौन सी फॉर्म होती है, depot form. जानते हो ड्रग का depot form. Depot form is the drug which deposited in your tissue and slowly they will release from the tissue for a long time or long duration. So low molecular weight heparin is always given for the prevention of any type of clotting related disease like DVT or any other disease जहाँ पे आपको थ्रोम्बस बनने के चांसेस है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन. कभी भी होने के बाद में नहीं देते हैं. इट इज नॉट गिवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ DVT, इट इज गिवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ DVT. सो पेशेंट को प्रिवेंशन के लिए हम दे रहे हैं, इसलिए स्लोली स्लोली मिलता रहेगा ब्लड के अंदर और पेशेंट को उसका इफेक्ट मिलता रहेगा. सो IM जो हम लगाएंगे हेपारिन नहीं देते हैं क्योंकि IM लगाने पे बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका इफेक्ट कुछ ही टाइम में जो हम पढ़ेंगे अभी मैक्सिमम 6 आवर होता है. लेकिन LMWH हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, रिपोर्ट फॉर्म में अवेलेबल है. क्लियर. नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपारिन. ब्लीडिंग. ब्लीडिंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ हेपारिन. ब्लीडिंग इज अ इफेक्ट, नॉट द ब्लीडिंग, द कोगुलेशन जो हम बात कर रहे हैं, एंटी कोगुलेशन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस हेपारिन. और ब्लीडिंग अगर होती है पेशेंट को ड्यू टू द यूज ऑफ हेपारिन, तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दिस इफेक्ट. आपको मैं फार्मा पढ़ाया था. इफ यू आर गिविंग हेपारिन इन ओवरडोज और नॉर्मली एक्सेस डोज ऑफ हेपारिन यू आर गिविंग एंड पेशेंट इज सफरिंग विद ब्लीडिंग, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, ऑलरेडी तो पढ़ाया था. दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग. व्हाट इज टॉक्सिक इफेक्ट? Increment of the pharmacological action of any drug, that is known as toxic effect. So what is the pharmacological action of heparin? Prevent blood clotting, but it is preventing excessive blood clotting. So person is suffering with bleeding. That is toxic effect of drug. It is not the side effect of drug. So what is the side effect of heparin? So there are two specific side effects of this heparin, and these are the first one is heparin induced thrombocytopenia. Very important. Decreased number of thrombocytopenia means the decreased number of platelet. As we already mentioned that a person is having bleeding, then the platelet number will increase or decrease. If person is having bleeding, the number of platelet will increase or decrease. Increase होता है, कल पढ़ाया था bleeding के टाइम में platelets का नंबर क्या होगा, increase होगा. But here the different action, यहाँ पे heparin क्या कर रहा है, it's a type of anticoagulant. Anticoagulant and anticoagulant का वर्क क्या है, bleeding को clot होने से प्रिवेंट करना. मींस ये इंक्रीमेंट कर रहा है कि ब्लीडिंग होनी चाहिए. भाई ये ब्लड क्लॉट को क्या करवा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है. नॉर्मली जो ब्लड क्लॉट होता है उसको ये नहीं होने देगा. इट प्रिवेंटिंग द ब्लड क्लॉट. और ब्लड क्लॉट किस किस वजह से हो सकता है, हमने दोनों अभी पढ़े थे वेस. वन इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज जो कोगुलेशन प्रोसेस है उसके थ्रू. हेपारिन जो है वो कोगुलेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन सेकंड मैकेनिज्म कौन सा बचा हुआ है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. सो हेपारिन नहीं चाहता कि प्लेटलेट वहां पे प्लग फॉर्मेशन करके ब्लीडिंग कॉज करे, एंड दैट्स व्हाई द हेपारिन आल्सो डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट. इसको भी क्या करेगा, वो नंबर को कम करा के प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को भी बंद कर देगा. सो पर्सन विल हैव मोर बेटर इफेक्ट ऑफ कोगुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं होगा और ब्लड क्लॉट यहाँ पे नहीं होगा. हेपारिन का इफेक्ट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा.
And the second side effect of this drug, which is also very important, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, most common side effect या फिर the side effect which is associated with heparin, that is hyperkalemia. What is hyperkalemia? Increased number of potassium, serum potassium level, which is normally approximately nearby 3.5 to 5.1 MEq per. This is the normal value. So if the potassium level is more than 5.1, that is considered as a hyperkalemia. Normally potassium mainly present in our intracellular compartment, जो आपका सेल का अंदर का कंपार्टमेंट होता है, वहां पे हाई अमाउंट में क्या होता है, पोटेशियम होता है. अप्रोक्सीमेटली 98% पोटेशियम इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होता है. व्हाट इज द कॉज फॉर हाइपरकैलेमिया एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ हेपारिन? यस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कर रहा है, सेल डैमेज होगी तो वहां से क्या निकलेगा, पोटेशियम सेल से बाहर आ जाएगा. ओके, दिस इज वन लॉजिक और वन रीजन. यस, और कुछ? So as we know that the platelet is a fragmented cell, it is not a complete cell, it is a fragment of a cell, and this platelet does not has much amount of cytosol. इसके अंदर बहुत minus amount होता है, and amount of the potassium is also very less. So the damage of platelet or this thrombocytopenia will not produce that much hyperkalemia. The reason is something else. क्या है reason? Main reason क्या है? Producing hyperkalemia. So major reason for the producing hyperkalemia with heparin is because of when we are using heparin, जब आप heparin use करते हैं, in that situation it act on a specific type of receptor, that is aldosterone. जानते हो? Aldosterone hormone which is produced by adrenal gland with influences of kidney. Kidney के order पे क्या करता है? Aldosterone release होता है. This aldosterone act in our kidney at which part का काम करता है ये? PCT, DCT, principal cell, और कुछ? So in detail we will discuss about the kidney in renal system. अभी मैं short समझा रहा हूँ just. So this is the nephron. This is the proximal convoluted tubule, loop of Henle, then distal convoluted tubule, and then collecting tubules या tubes. Clear है? ये तो बताइए सबको. और डिटेल नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाऊंगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, नेफ्रॉन और किडनी पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे. Here these are the specialized cell. These are the group of specialized cell which is present near to the DCT and collecting tubules. And this group of cells are known as the P cell. Known as P cell. And these P cell, P for principal cell. Principal cell. What is the action of this principal cell or P cell? So the function of this P cell is when this P cell is activated. When this P cell is activated, at this time the P cell activate the sodium channel and they reabsorb sodium. They reabsorb the sodium. As well as when the sodium is moving in, at the same time the P cell order the potassium cell to leak out the potassium. In normal or in the condition like hyper or hypovolemia, in that situation the principal cell when activated they will reabsorb the sodium, and in exchange of sodium they will provide potassium out from the cell. So balance of positive charges will be equal, maintain रहेगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि cell is gaining the sodium but losing the potassium, and this potassium will present in your urine, and that's why the person is having high loss of potassium. Potassium loss will be present when we are using a drug which stimulate the principal cell. जब हम ऐसी कोई भी ड्रग यूज करते हैं, डायरेटिक ड्रग जो प्रिंसिपल सेल को स्टिमुलेट करती है, उस कंडीशन में हाई अमाउंट में क्या रिलीज होता है, पोटेशियम लॉस आपको देखने को मिलता है. क्लियर? नाउ the substance which is responsible for the stimulation of this principal cell, this principal cell is stimulated by aldosterone. Which hormone? Aldosterone. So aldosterone is the hormone which is responsible for the stimulation of the principal cell, and that's why the drug when we are giving aldosterone antagonist drug, aldosterone antagonist, it's a mild diuretic group में आती है आपकी aldosterone antagonist drug. When this drug is given to the patient, this drug block the aldosterone action. This drug block the P cell, principal cell, and when principal cell is blocked, then sodium reabsorption will increase or decrease? Will decrease. Sodium reabsorption will not there, and sodium will present in your urine. Or sodium is a type of hydrophilic component. So when sodium is losing out from the body, it will also take water with it, and person will have the diuretic effect. वो कब आ रहा है? जब aldosterone को हम block कर रहे हैं. So heparin is also a drug which bind here on this aldosterone or aldosterone receptor and block this. जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो सिचुएशन में क्या आपको देखने को मिलेगा? सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, नॉट ब्लॉक, ब्लॉक नहीं करेगा, स्टिमुलेट करेगा. सॉरी, दिस हेपारिन बाइंड ऑन दिस एल्डोस्टेरोन एंड स्टिमुलेट इट. इसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. एंड व्हेन एल्डोस्टेरोन इज स्टिमुलेटेड, जब एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट होगा तो सिचुएशन में क्या होगा? वेट, मैं समझ गया हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, पानी पीने दो मुझे. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. कल एक टर्म बताई थी, इसी का टर्म था जो आज मेरे साथ हो रहा है. टर्म थी होमियोस्टेसिस, बताया था कल? हाँ बताओ क्या होता है? द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच आवर बॉडी मेंटेन अ बॉडी टेंपरेचर, लाइक आउटसाइड बहुत ज्यादा है फिर भी अंदर 37 रहेगा, आउटसाइड बहुत कम है फिर भी अंदर क्या रहेगा? 37 रहेगा. इसको मेंटेन करने का मैकेनिज्म क्या होता है? होमियोस्टेसिस. एंड नाउ करंटली माय होमियोस्टेसिस इज कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड.
कोई टीचर मेरे पास अवेलेबल नहीं था क्लास के लिए, इसलिए मुझे क्लास लेना पड़ा और साथ में आपका रिसर्च स्टार्ट करना पड़ रहा है. फ्रॉम टुडे यू विल हैव ए रिसर्च क्लास. आज से आपका रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा. रिसर्च जो पेंडिंग था वो स्टार्ट हो जाएगा. सो लिखा तो नहीं ना? मैंने बोला गलत हो सकता है, ह्यूमन एरर. स्टार्ट करें? ठीक है. नाउ I will start from the principal cell again. So this is the principal cell which is stimulated by aldosterone. Our drug heparin will bind on aldosterone receptor and block them. Aldosterone receptor पे bind करेगा और उनको क्या कर देगा? Block कर देगा. After blocking this receptor, now this principal cell is not working. When the principal cell is not working, in that situation, high amount of loss of sodium will be there. Yes or no? बहुत ज्यादा मन में क्या लॉस होगा? सोडियम लॉस होगा. And the amount of the potassium which is losing out through this principal cell will be stopped. पोटेशियम लॉस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. And जब पोटेशियम लॉस नहीं होगा तो बॉडी में अमाउंट किसका इंक्रीज होगा? पोटेशियम का. And this will lead to hyperkalemia. So in simple word you can write heparin block the aldosterone activity. Heparin block the aldosterone activity and decrease the loss of potassium. That's why person will have the hyperkalemia. Clear है? मूव करें? हटा दें? So hyperkalemia रीजन क्या हो गया? क्या रीजन है इसका? Decrease activity of aldosterone. Aldosterone की एक्टिविटी का कम होना that lead to hyperkalemia. So whenever you are giving heparin drug, your nursing responsibility will increase double or triple time because heparin is a type of anticoagulant drug and person will always have chance for bleeding. So you always watch the patient for any type of internal bleeding or external bleeding, like nose bleeding, oral cavity में bleeding ऐसा कुछ भी हो रहा है. As well as the heparin is also responsible for causing the hyperkalemia, and hyperkalemia is very dangerous to our heart or cardiac system. So you have to monitor the patient continuously with your cardiac monitor. Cardiac monitoring भी आपको यहाँ पे करनी होगी. As well as when you are giving heparin, you should avoid all the procedures which require sharp object, like avoid giving IM injection if it is avoided. अगर avoid किया जा सकता है तो avoid करना है, IM नहीं लगाना है. Otherwise person will have the internal bleeding. Patient should be advised not to use any type of sharp object like knife or razor. These all things should be avoided. Knife use नहीं करना, नहीं तो कट लगेगा, bleeding होगी. Razor नहीं करना, नहीं तो कट लगेगा, bleeding होगा. So ये सारे things क्या करना है? Avoid करना है ताकि patient को problem ना हो. One more important thing is which substance should be avoided with the use of this heparin. Aspirin. अरे aspirin तो drug है. Eating food की बात कर. So remember that the vitamin K is an antidote of warfarin. Antidote for warfarin, and the protamine sulfate is antidote for heparin. But vitamin K impact will also be present on the heparin. Heparin के ऊपर भी थोड़ा बहुत impact होगा. So you should avoid the substances which increase the level of vitamin K. Specifically with warfarin तो कभी नहीं देना है, but heparin के साथ भी उनको क्या करना है? Avoid करना है. कौन सी substance vitamin K को बढ़ाते हैं? All the green leafy vegetables increase the vitamin K level. So you should avoid green leafy vegetable with heparin, specifically with warfarin, but also with heparin. Clear? Next. Maximum effect of drug is for 6 hours, and the excess administration of heparin cause bleeding. अभी बताया था मैंने. This is the toxic effect of drug. Excess use of heparin lead to bleeding, and this effect is known as toxic effect. Clear है? Move करें आगे. Maximum effect for the heparin is 6 hours, and the administration of heparin can cause bleeding. Clear? Next, protamine sulfate. So अभी बताया था protamine sulfate is antidote for heparin. It is the universal question for all exam. हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इधर विटामिन के या फिर प्रोटामाइन सल्फेट, दोनों में से एक हर बार पूछते हैं और वो सबको आता है, सबको पता होता है इसका एंटीडोट किसका है ये. सो प्रोटामाइन सल्फेट इट्स एन एंटीडोट फॉर हेपारिन यूज. सो हमने पढ़ा था हेपारिन किसको ब्लॉक कर रहा है या किस पे एक्शन कर रहा है अपना? 83. किस पे ब्लॉक कर रहा है वर्क? 83 पे वर्क कर रहा है. उसके थ्रू आपका सेकंड और 10 जो है क्लोटिंग फैक्टर ब्लॉक हो रहे थे. नाउ दिस प्रोटामाइन सल्फेट, जब हम प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं तो दिस प्रोटामाइन सल्फेट रिवर्स एक्टिविटी ऑफ दिस थर्ड जो आपका थ्रोम्बिन हम बात कर रहे थे उसकी एक्टिविटी क्या करेगा? रिवर्स करेगा. जो हेपारिन बाइंडेड था उसको डी अटैच करके आपके थ्रोम्बिन को रिलीज करेगा और आपकी एक्टिविटी को फिर से क्या कर देगा? रिज्यूम कर देगा, स्टार्ट कर देगा. सो एंटीडोट और एंटागोनिस्ट ऑफ हेपारिन इज 1%. इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 1% प्रोटामाइन सल्फेट. Administered IV and very slowly over at least 10 minutes, it bind to heparin to form a stable salt. This is the heparin which binded with 83. इसके साथ bind किया और क्या बनाया? जो आपका एंटीकोगुलेट इफेक्ट था वो आपको प्रोड्यूस किया. नाउ व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग प्रोटामाइन सल्फेट, दिस प्रोटामाइन सल्फेट ब्रेक दिस बॉन्डिंग, जो बॉन्ड है उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा, रिलीज द हेपारिन, यहां से हेपारिन को बाहर निकालेगा, एंड दिस हेपारिन विल bind with this protamine sulfate bind with heparin, and when protamine sulfate is binded with heparin, this heparin is non functioning. अभी heparin क्या हो जाएगा? non functional हो जाएगा. And this complex protamine sulfate with heparin complex is a salt complex, and ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा. So this is the mechanism how the protamine sulfate prevent excessive bleeding or the effect of heparin. A dose of 0.5 mg of protamine sulfate reverse a 100 unit dose of heparin within 20 minutes. अगर आपने पेशेंट को 100 यूनिट्स दिया है
कितना यूनिट्स दिया है? 100 यूनिट्स दिया है, तो आपको कितना प्रोटामाइन की रिक्वायरमेंट होगी? 0.5 mg की। उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 100 mg आपने यूनिट्स दिया है तो आप 0.5, अगर 200 दिया तो 1, उससे ज्यादा दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके निकाल देंगे। Side effect of this drug, protamine sulfate, is it can cause hypotension, dyspnea, bradycardia and anaphylaxis. So ये देखिए, फिर समझते हैं इनको। क्लियर है ये? कल टेस्ट है और मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, जो हेपरिन पढ़ा रहा हूँ या एंटीकोगुलेंट जो स्टार्ट किया उससे पहले जो भी पढ़ाया था, वो सारा क्या करना है, पढ़ के आना है, अच्छे से समझ के आना है, और पूरा टेस्ट जो है कंडक्ट होगा कल। नंबर सबके अच्छे आने चाहिए। यस, लिख लिया? यस, इट विल हेल्प टू क्लियर माई थ्रोट। नहीं ठीक है, पानी चाहिए, आज वैसे फीवर आ रखा है। छोटी लिखा है, क्लियर? ये लिख लिया? आप क्विकली लिखो, तब तक मैं क्विकली चाय पी लेता हूँ, नोज को, थ्रोट को क्लियर करते हैं। वो करें? लिख लिया? द नेक्स्ट इज, लिखो इधर स्क्रीन पे। लिख लिया? द नेक्स्ट इज द सेकंड ग्रुप ऑफ हेपरिन, दैट इज एनोक्सापेरिन। पॉइंट अबाउट द एनोक्सापेरिन, द फर्स्ट थिंग इज, क्या हो गया? हाँ, आवाज नहीं आएगा ऐसे तो है। हाँ, डाउट है, वो सुन रहा हूँ मैं। हेपेरिन का हाइपरकैलेमिया है तो कैसे होगा, वापस बताऊं? ओके, सो मैंने यहाँ पे अभी बताया था आपको कि नॉर्मली जब भी, अभी अगर हमारी बात करें करंटली, आप अगर यूरिन का सैंपल लेंगे तो आपके यूरिन के अंदर हाई अमाउंट में आपको पोटेशियम देखने को मिलता है। पोटेशियम इज एक्सक्रीटेड आउट इन आवर बॉडी थ्रू यूरिन, मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ पोटेशियम। सो इन योर यूरिन हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम इज प्रेजेंट करंटली। अभी भी अगर हम बात करें तो क्या आपके यूरिन में बहुत ज्यादा पोटेशियम होगा, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोडियम इज देयर नॉर्मली। अभी करंट सैंपल अगर लेंगे तो उसका रीजन क्या था, हमने यहाँ बात किया। दिस इज द प्रिंसिपल सेल, दिस इज द प्रिंसिपल सेल, जो मैं फिर से बनाता हूँ। सो दिस इज द प्रिंसिपल सेल which totally responsible for the maintenance of sodium and पोटेशियम। स्पेसिफिकली अबाउट द पोटेशियम, सोडियम तो मल्टीपल जगह से आपका वर्क हो रहा है, लेकिन पोटेशियम के लिए मेन रोल कौन प्ले करता है? प्रिंसिपल से। सो इन नॉर्मल करंट टाइम क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, लाइक इधर से जब फिल्ट्रेट आएगा, इनफिल्ट्रेट देयर इज हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम और मोर अमाउंट इज अदर कंपोनेंट का सोडियम भी रहेगा यहाँ पे। सो दिस पोटेशियम व्हिच इज कमिंग थ्रू दिस ल्यूमन विल गो इनटू द यूरिन, ये तो यूरिन में जाएगा। लेकिन जब हम इस प्रिंसिपल सेल के पास पहुंचते हैं, जो पी सेल है प्रिंसिपल सेल, इसका वर्क क्या है? द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेल इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। सेल से क्या करता है, ये पोटेशियम को आउट कर देता है, और सेल के अंदर किसको लेकर जाता है? सोडियम को। कहां से? इस ल्यूमन से। यहां से जो ल्यूमन है, इस ल्यूमन से क्या करेगा, जो सोडियम यहाँ पे मूव करके आएगा, उसको क्या करेगा, प्रिंसिपल सेल रीअब्सॉर्ब कर लेगा। और जब प्रिंसिपल सेल रीअब्सॉर्ब करेगा तो ये इसके बदले में बाहर क्या निकालेगा? पोटेशियम। सो ये बाहर क्या निकाल दिया? पोटेशियम। ये पोटेशियम सारा यूरिन में मिक्स होकर कहां पहुंचेगा? बाहर। और इसीलिए नॉर्मल एडल्ट पर्सन के यूरिन में क्या होता है? हाई अमाउंट में पोटेशियम होता है। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। ये तो क्लियर है? क्लियर यहां तक? अब आपने पेशेंट को क्या दिया? हेपारिन। हेपारिन जो ड्रग है वो क्या करती है? इस प्रिंसिपल सेल के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। हेपारिन ब्लॉक द एक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल का एक्शन कौन मेंटेन कर रहा है? Aldosterone. The aldosterone is the hormone which maintaining the this principal cell. So we are giving heparin. That heparin block the aldosterone, and blocking of aldosterone lead to blocking of the principal cell. So principal cell block हो गया। जब principal cell block होगा तो यहाँ से जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा? बंद। जब सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो सेल पोटेशियम को बाहर नहीं निकालेगा, और जब सेल से पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा तो जो यूरिन के अंदर करंटली अभी जो हाई अमाउंट में पोटेशियम है वो सारा कहाँ रहेगा? That will present inside, and when this high amount of potassium present inside the body, this will lead to hyperkalemia. So this is the concept how this heparin is causing hyperkalemia. Clear? Next, enoxaparin. So few point about this enoxaparin before starting the lecture. This is a low molecular weight heparin, low molecular weight heparin, and that's why this heparin can be given through the subcutaneous route. कौन से route से हम इसको देते हैं?
subcutaneous route से only. Next point, this low molecular weight heparin is always available in pre-filled syringe. कौन सी फॉर्म में आता है? Pre-filled syringe. Why it is available in pre-filled syringe? What is concept? ये फाइल में क्यों नहीं आता है? लोड करके लगा देंगे हम भी, इंसुलिन भी तो लगाते हैं हम सबक्यूटेनियस. So there are a few concept about this heparin और this enoxaparin. जब आप इस syringe को देखोगे तो इसमें पहला concept होता है the syringe contain air. अगर आप इस syringe को देखोगे तो इसके अंदर क्या होती है? Air होती है. And when we are giving injection, we will remove all the type of air. Air को क्या करना है? कोई भी IVIM इंजेक्शन लगा रहे तो हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं. But this is an exceptional case. जहां पे air push करनी होती है. You required air for this enoxaparin injection. So why this injection required air? Yes. एयर लो बना देता. So in simple word, it can create a space. अंदर जो एयर होगा वो क्या कर देगा? स्पेस क्रिएट कर देगा. And in that space the drug will get deposited. ड्रग वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा. Like ये subcutaneous tissue है, fat tissue. These are the fatty tissue. When we are giving this subcutaneous injection with the air, this will create a space here. यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? ऐसे एक स्पेस बना देगा. And in this space our drug get deposited. ड्रग इसके अंदर इजीली डिपॉजिट हो जाएगी. और ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी इसके अंदर एयर को आउट नहीं करना है. जैसे आया उसको निकाला तुरंत लगा दो, क्लीन किया और लगा दो सीधा. ना उसमें कोई एयर अंदर सक करनी है, ना ही बाहर निकालनी है, सीधा का सीधा पुश कर देना है. सो ये हमेशा ध्यान रखना है. नेक्स्ट थिंग, दिस इंजेक्शन और दिस एनोक्सापारिन इंजेक्शन इज अवेलेबल विद निडल इंजेक्शन. जो इसकी जो निडल आती है वो इसके साथ ही होती है. इसको आप हटा नहीं सकते, ये रिमूवेबल नहीं होती, इनबिल्ट उसके साथ ही होती है. सो डोंट ट्राई टू रिमूव द निडल, अदरवाइज इट विल लीड टू needle stick injury. A very dangerous condition may present that is known as needle stick injury. And to prevent this needle stick injury, one more specific mechanism used with this enoxaparin or other this subcutaneous needle syringe. क्या कॉन्सेप्ट आपने कभी दिया हो ध्यान से देखा कभी? रबर तो उसका केप है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट, उसको हम बोलते हैं कि जब आप इस सिरिंज को आप लगाने जाएंगे तो जैसे ये निडल है, इसका आगे का टिप निडल है, तो इस निडल के ऊपर एक और कवर होता है. देयर इज वन मोर कवर. केप अलग है, केप के अलावा एक और ऊपर कवर होता है. एंड व्हेन यू पुट दिस कवर हियर एंड देन इस इंजेक्शन को ऐसे दबाएंगे तो कवर कहां जाएगा? पीछे. और निडल कहां जाएगी? पेशेंट की बॉडी के अंदर. उसके बाद जब आप इंजेक्शन कंप्लीट करने के बाद वापस हटाएंगे तो कवर वापस कहां जाएगा? ऊपर. सो उससे आपको कभी भी निडल स्टिक इंजरी नहीं होगा. देयर विल बी नो निडल स्टिक इंजरी. ये मैकेनिज्म कैनुला में भी यूज होता है. अगर आपने कभी सिंगल प्रिक कैनुला यूज किया कभी अगर आपने, तो कैनुलाज होते हैं जिसमें आगे एक बटरफ्लाई टाइप का लॉक होता है. सो एक बार अगर आपने निडल को आउट कर दिया, जैसे आउट करेंगे एंड पार्ट होता है वहां पे कैसा एस शेप का लॉक होता है, वो लग जाता है, फिक्स हो जाता है. उसके बाद वो कभी वापस अंदर नहीं जाएगा और ना ही आपको प्रिक होगा. सिंगल यूज जो कैनुला जाते हैं, वैसे कैनुला सारे सिंगल यूज होते हैं, पर सिंगल प्रिक कैनुला होते हैं जो एक बार प्रिक करके निकाल दिया फिर हम नहीं लगता तो वापस प्लस करके उसी को कर रहे होते हैं. वो नहीं करे उसके लिए ये कैनुलास अवेलेबल होते हैं. तो ये कुछ स्पेसिफिक थिंग्स आपको ध्यान रखनी है. मोस्ट कॉमन साइट अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है, जैसे पोस्टीरियर पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है. और मोस्ट कॉमन साइट अगर हम बात करें तो एब्डोमेन. एंड ऑन द एब्डोमेन द पेरी अम्बिलिकल रीजन जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. व्हाई दिस साइट इज मोस्ट कॉमन? पेन कम होता है, पेन ज्यादा होता है. किसने बोला? इंसुलिन इंजेक्शन नेवर गिव यू पेन. कोई पेन नहीं होता है. इंसुलिन से कुछ पेन नहीं होता है. नीडल पंक्चर करते हैं उसका भी दर्द नहीं होता है, इतनी फाइन नीडल होती है. सिंपल सा कोई पेन नहीं होता. यहाँ पे कोई पेन नहीं होता उससे. The important thing is most of the subcutaneous injection will required frequently, like insulin. Person required for whole life. So you need multiple site for the injection. If you are giving injection at the same site again and again, this will lead to necrosis of the tissue. वो tissue क्या हो जाएगा? Necrotize हो जाएगा. And here we don't have that much space. यहाँ पे इतना space नहीं हमारे पास, छोटा सा area है. But periumbilical area there is a large area, large space है वहाँ पे. और आप easily क्या कर सकते हैं? Regular basis पे injection लगा सकते हैं. The second most more important thing is most of the subcutaneous injection are the self injection. जितने भी subcutaneous injections होते हैं, most of the injection वो कौन से होते हैं? Self injection, यानी patient self लेता है, खुद से लगाता है अपनी बॉडी पे. If you are giving a subcutaneous injection self on your this deltoid part, यहाँ पे आप खुद से लगा रहे हैं, तो it is very difficult to give injection here, but it is very easy to give injection at the periumbilical area. Yes or no? That's why it is more suitable site for this subcutaneous injection. So इसके बारे में देख लेते हैं कुछ point. The first one is low molecular weight heparin or LMWH. Next is administered the subcutaneous only to recommend client in anterolateral and posterolateral abdominal wall जो दिखाया हुआ है. This is anterolateral and this is the posterolateral जो ये side दिया हुआ है. Antero anterior and lateral side में, और posterior and lateral side. Antidote is same, heparin का antidote same रहेगा, protamine sulfate. नेक्स्ट एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं. ब्लड टेस्ट जो पूछते हैं आपसे, जब भी आप पेशेंट को हेपारिन या वारफारिन दे रहे तो कौन सा ब्लड टेस्ट आप करेंगे? सो वी विल गो फॉर द कोगुलेशन स्टडी टेस्ट. वेरियस कोगुलेशन स्टडी टेस्ट हम करते हैं. एंड इन कोगुलेशन स्टडी टेस्ट वी हैव द पीटी, आईएनआर एंड एपीटीटी. दीस आर द टेस्ट व्हिच वी आर यूजिंग व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस कोगुलेशन स्टडी. तो उसकी बात करते हैं. क्लियर? सो हेपारिन के साथ में कौन सा टेस्ट करेंगे? एपीटीटी. एंड वारफारिन के साथ में आईएनआर. अगर पीटी और आईएनआर दोनों ऑप्शन में तो आईएनआर, और मोस्टली ऑप्शन में पीटी आईएनआर दोनों साथ में ही होते हैं. सो दोनों अगर है तो वो, और आईएनआर ऑप्शन में नहीं है तो पीटी इज द राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज
आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन फॉर द टेस्ट, बार बार रिमाइंड दे रहा हूं मैं, टेस्ट के लिए पढ़ के आए। कोई भी क्लास में नहीं लगाई आपकी मॉर्निंग में, मॉडल पेपर भी नहीं था, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। जो हमने पढ़ाया 7 दिन का 6 दिन का वही पढ़ के आने के लिए बोल रहे हैं। यस, और आई थिंक 6 क्लास तो हमारी ब्लड की हुई भी नहीं है। एक क्लास तो आपका इंटीग्रोमेट्री का लास्ट क्लास था, उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 2 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से? CHN एंड, वेरी गुड। नेक्स्ट, APTT और द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम व्हिच इज आल्सो नोन एज PTT। ए साइलेंट कर दिया, PTT पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज द, क्या है, कौन सा पर्सन है ये? क्योलिन सिफलिक क्लोटिंग टाइम, KCCT, क्योलिन सिफलिक क्लोटिंग टाइम। सो स्टार्ट करते हैं APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और APTT। व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर APTT सैंपलिंग, दिस इज द कोagulation स्टडी टेस्ट, कोagulation स्टडी टेस्ट। द कोagulation स्टडी टेस्ट विल बी डन बाय व्हिच लेबोरेटरी? कौन सी लेबोरेटरी करती है टेस्ट को? द हेमेटोलॉजी, द लेबोरेटरी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस टेस्टिंग इज हेमेटोलॉजी। तो आपको सैंपल कहां भेजना है? हेमेटोलॉजी लैब के अंदर। व्हेनेवर यू आर सेंडिंग स्पेसिमेन, दैट शुड बी सेंड इन ब्लू टॉप वाइल और वैक्यूम टेनर। द ब्लू टॉप वैक्यूम टेनर इज मोस्ट क्रिटिकल वैक्यूम टेनर, मोस्ट क्रिटिकल वाइल। सुना है इसके बारे में? Why it is most critical? In blue top vial, the sodium citrate present as an anticoagulant. The sodium citrate bind with clotting factor number 4, calcium, and when calcium is not there, then the clotting will not happen. So it bind with the calcium. Why it is most critical vial? Because the ratio of the blood and anticoagulant should be in perfect ratio, and the normal ratio is 1:9. This is the ratio. If you are taking a 9 ml blood, then you should add 1 ml of sodium citrate. That ratio should be maintained with this vial. So वैक्यूम टेनर जो आपके पास अवेलेबल होता है उसके अंदर सोडियम सिट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एंड इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ 1:9 रेशो। मींस आपको जो भी इसमें है उसके अकॉर्डिंग उतना ब्लड डालना है। अब उसके लिए 2 थिंग होती है, वन इज मार्किंग, वाइल के ऊपर मार्किंग होती है, ऐसे एरो बना होता है कि यहां तक भरना है, या फिर ऐसे मार्क होता है। एंड सेकंड थिंग, एयर, और सॉरी नो एयर, नेगेटिव प्रेशर। वाइल के अंदर एक वैक्यूम होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, एंड दैट वैक्यूम इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट टू बी सक्ड इन। जितना अमाउंट आपको अंदर सक करना है उतना वैक्यूम इसमें भरा होता है। सो इसलिए कभी भी वाइल को ओपन करके सैंपल आपको नहीं लेना है, अदरवाइज द लेबोरेटरी पर्सन विल नॉट एक्सेप्ट द स्पेसिमेन, दे विल रिटर्न टू यू कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस, क्लियर है? मूव करते हैं APTT पे। इट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर ब्लड टू फॉर्म ए क्लॉट। ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लगेगा, उसका टाइमिंग कौन बताएगा आपको? APTT। यूज्ड टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ हेपेरिन थेरेपी। बताया था हेपेरिन के साथ में क्या करना है? APTT करना है आपको। नॉर्मल APTT इज 20 to 36 ऑफ सेकंड्स। अगर आप चेक करेंगे तो नॉर्मल कितना आना चाहिए? 20 to 36 सेकंड। एंड विद हेपेरिन, when client is receiving a continuous infusion of heparin, APTT should be 1.5 to 2.5 times greater than the normal value. So with heparin ये हमेशा क्या होना चाहिए? 1.5 to 2.5 टाइम क्या होना चाहिए? मोर, ज्यादा होना चाहिए। लाइक अगर आपका ये वैल्यू आता है 20, तो हेपरिन वाले पेशेंट में, 20 वाले पेशेंट में हेपरिन के साथ में कितना आना चाहिए? सो 30 टू 2.5, सो 45 और 40 नहीं 50, 30 टू 50 सेकंड जो टाइम आएगा कितना होना चाहिए हेपरिन के साथ में? अगर आपका नॉर्मल एपिडिटी 20 था, अब हेपरिन स्टार्ट करने के बाद कितना आना चाहिए? 30 टू 50 सेकंड्स आपका विद हेपरिन होना चाहिए। सो ये हेपरिन के साथ में टेस्ट कंटीन्यूअसली करते हैं, हम चेक करते हैं। क्लियर? दिस इज क्लियर? आज कुछ भी नहीं पूछा मैंने आपसे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो सारे क्वेश्चन कब पूछेंगे? कल टेस्ट के अंदर। तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होकर आए अच्छे से। टुडे आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी एनर्जी एक्सेप्ट ऑन दिस लेक्चर। पढ़ाई जो करा उस पे ही करेंगे, बाद में और कुछ करूंगा तो एनर्जी है नहीं मेरे पास वैसे ही। लिख लिया? इट इज आवर मेडिकल साइंस, ये हमारा मेडिकल फील्ड है जहां पे हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं पेशेंट की केयर करने की। यस और नो? पेशेंट पहले है, यस और नो? नहीं सर, पहले हम तो हमारा देखेंगे, पेशेंट जाए पहले, हमारी सेफ्टी फर्स्ट। यस और नो? कौन पहले आता है, पेशेंट या सेल्फ? सो इन दैट सिचुएशन वी आर कंप्लीटली सेल्फिश। इफ एनीवन, द पर्सन who is too much loving person for you and that is the patient, then your priority will completely changed. Yes or no? And if a person जो आपको कुछ नहीं लगता है, आपकी प्रायोरिटी पूरी चेंज। एक वर्ड है आपने, VIP, जानते हो? VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सो मैं एक दिन ओटी के अंदर पहुंचा सुबह सुबह और मुझे बोला कि आज एक VIP पेशेंट का सर्जरी है और डॉक्टर सर आ रहे हैं उसका सर्जरी करने के लिए। मैंने कहा अच्छी बात है, क्या करें? बोला ध्यान रखना पड़ेगा VIP है। मैंने बोला CNO साहब को बुला दो, VIP है तो। हमारा भी सुपीरियर पर्सन है कौन? चीफ नर्सिंग ऑफिसर। लाइक डायरेक्टर अगर उसकी सर्जरी करा तो हमारे भी डायरेक्टर को बुला दो, CNO को स्क्रब करा दो। अभी मेरे क्या जरूरत है, मैं तो वही हूँ जो सबके हूँ, मैं स्पेशल तो हूँ नहीं, मैं तो वही करूंगा जो दूसरे के साथ करता हूँ।
डायरेक्टर होगा उसके ऑफिस में, यहाँ आने के बाद क्या होगा, अरे डायरेक्टर नहीं, वो तो सर्जन था, डायरेक्टर तो सर्जरी करने वाला था। सो बोला डायरेक्टर साहब सर्जरी करेंगे, कोई नेता कोई है उसका फोन आया, वीआईपी पेशेंट है, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर नेता को आने दूंगा मैं ना किसी और को, डायरेक्टर सर्जरी करेगा, मैं स्क्रब रहूंगा, जो उसको चाहिए वो मिलेगा, बात खत्म। वीआईपी क्या होता है भाई, पेशेंट है उसके साथ बस सीएनओ ये भैया क्या लगा रखा भाई आप लोगों ने। सो जब वो पेशेंट गेट पे पहुंचा इन, मैंने कहा आप सब आउट, अपने अपने चेंबर में जाओ, यहाँ क्या आपका रोल भाई, ओटी के अंदर जितना ज्यादा ट्रैफिकिंग होता है उतना ज्यादा क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, एंड वी हैव द राइट्स, जो भी अननेसेसरी पर्सन है उसको हम क्या भेज सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, वी हैव द राइट, अगर मैं ओटी में स्क्रब नर्स हूं तो आई हैव द राइट टू मूव आउट ऑल दीस पर्संस जो अननेसेसरी आ रहे हैं, तो उन सबको मैंने बोला फोटो खिंचवाने आना है, जो अपने चेंबर में उनका काम क्या होता है, फोटो खिंचवाना, आते हैं ऐसे खड़े हो जाएंगे, आज हमने इस पेशेंट का ऐसे सर्जरी किया, फिर उनको पूछो अच्छा कितनी बजे स्टार्ट हुआ था, उनको पता ही नहीं है कुछ, हम तो फोटो खिंचवाने आ गए थे, खत्म होते ही तुरंत, वो इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, तो इसीलिए पेशेंट के साथ कभी वीआईपी वर्ड एड नहीं करना है, हर एक पेशेंट को इक्वल समझना है, यू शुड गिव द सेम ट्रीटमेंट, जो आप एक वीआईपी को दे रहे हो वो एक जनरल को दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ लॉस होगा, लाइफ तो सबकी सेम है, ऐसा है गरीब आदमी मर जाए, मर गया कोई नहीं, गरीब था, ये वीआईपी मर गया, मर गया तो मर गया, वही वीआईपी तो था, क्या था, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए लाइफ में, फर्क किसी को नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है, मरने के बाद लोग सबको अच्छा ही कहते हैं, भले ही वो कितना ही बुरा था फिर भी लोग क्या कहेंगे, आदमी फिर भी ठीक था, सो ठीक ही था, और क्या जो भी है, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एपिडिटी मेजर्स एवरी 4 to 6 hours during initial continuous infusion therapy and then daily, so एक टेस्ट होता है, वन इज द एपिडिटी एंड वन मोर टेस्ट दैट इज नोन एज एसीटी, सुना है, यस और नो, एसीटी, so activated partial prothrombin time and ACT is the activated clotting time, activated clotting time, both are the test which is used for the same drug heparin, but the difference is एपिडिटी रिजल्ट जो आपको मिलेगा दैट विल टेक टाइम, उसमें टाइम लगेगा, 4 घंटे 6 घंटे का टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, बट दिस एसीटी रिजल्ट विल बी अवेलेबल विद इन फ्यू सेकंड, विद इन 30 सेकंड और विद इन 1 मिनट में आपको रिजल्ट आ जाता है, इट इज लाइक एबीजी मशीन, आपको सीबीसी करवाना है तो लैब में जाना पड़ेगा, बट आपको एबीजी करना है तो आपके पास ही मशीन होती है, लगाएंगे और एबीजी विद इन कुछ सेकंड में आपको एबीजी आ जाती है, सेम इफ यू रिक्वायर्ड एपिडिटी लेबोरेटरी में भेजना पड़ेगा, इफ यू रिक्वायर्ड इमीडिएट रिजल्ट गो फॉर एसीटी, एसीटी मशीन होती है छोटी सी, उसमें ब्लड सैंपल के लिए वाइल होती है, उसमें डाला लगाया और तुरंत आपकी रीडिंग दे देगी, सो इन केस ऑफ लाइक कार्डियक पेशेंट इन आईसीयू, जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं कार्डियक पेशेंट एंड दोस पेशेंट रिसीविंग कंटीन्यूअस हेपरिन, जिनको कंटीन्यूअस चल रहा है, द हेपरिन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड टाइम, सो अब आप लेब के बेसिस पे तो भरोसे बैठ नहीं सकते, लेब वाला कब रिजल्ट देगा पता नहीं, सो वी हैव एसीटी मशीन इन द आईसीयू, वन एसीटी मशीन फॉर वन आईसीयू, वी टेक द सैंपल गो फॉर द टेस्टिंग, टेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हेपरिन को अप एंड डाउन मेंटेन करते रहेंगे, क्लियर, नेक्स्ट, ये हो गया, लिख लिया, एपिडिटी मेजर्स एवरी 4 to 6 hours during initial continuous infusion therapy and then daily, नेक्स्ट इज प्रोसीजर, कैसे करते हैं, नहीं लिखा, अरे एक लाइन तो लिखनी है, सीएचएन का कहां से पढ़े हैं, सीएनएस का कहां से पढ़े हैं, सो सीएचएन का जो सर ने पढ़ाया वहां से पढ़ना है, जो भी आपको ट्यूसडे के बाद से वेडनेसडे से स्टार्ट किया वो लगा कि मंडे तक जो पढ़ाया वो सारा पढ़ना है, अब आपकी क्लास आ रही है ऑनलाइन वालों के पास सारा डेट के साथ एक फोल्डर होता है पूरा, इसमें लिखा होता है? पिछली बार नहीं आया था, दिया ही नहीं टेस्ट, बिल्कुल पूरा पढ़ना है, जो पिछली बार नहीं पढ़ाया वो भी पढ़ना है, सब पढ़ना है? रिसर्च, रिसर्च नहीं आएगा, लिखिए नेक्स्ट प्रोसीजर, सो ये प्रोसीजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिएजेंट्स चाहिए, दैट इज क्योलिन प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट मिक्सर या फिर कैल्शियम क्लोराइड, और आप इस तरह से कुछ एक फोटो बना रखे हैं, वैसे ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि इनमें क्या करना क्या नहीं करना है, बट कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये है प्लेटलेट पूल प्लाज्मा, प्लेटलेट पूल प्लाज्मा मींस इसमें से प्लेटलेट को या तो बाहर निकाल दिया या फिर आपने एंटीकोगुलेंट देके उसको खत्म कर दिया, सो दिस इज द प्लेटलेट पूल प्लाज्मा एंड दिस इज द रिएजेंट, जो आपका ये तीनों में से एक ले सकते हैं आप, क्योलिन प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट मिक्सर और कैल्शियम क्लोराइड, एंड दिस इज द कैल्शियम जो आपको क्या करेगा, क्लोटिंग करवाएगा, कैल्शियम जिससे क्या होगा, क्लोटिंग होगा, इनको आपने क्या किया, सबसे पहले ट्रिपल पी एंड आर दोनों को क्या किया, मिक्स किया एट द टेंपरेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिक्स करने के बाद नीचे लिखा हुआ है 8 रिएजेंट्स टू, इसको कैल्शियम को नहीं मिलाना, अभी कैल्शियम मिला देंगे तो यहीं पे क्लोटिंग हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, सो 8 रिएजेंट्स टू प्लेटलेट पूल प्लाज्मा एंड इंक्यूबेट फॉर 1 to 2 मिनट, इंक्यूबेटर्स आते हैं, इंक्यूबेटर्स नहीं सुने, अरे छोटे बच्चे को लगता है ना इंक्यूबेटर में, भूल गए, पीडियाट्रिक में नहीं पढ़ा, बर्थ होने के बाद बच्चा हाइपोथर्मिया में तो इंक्यूबेटर वार्मर मशीन होती है गर्म करने वाला इंक्यूबेटर, उसमें तो 37 डिग्री टेंपरेचर पे आपको इंक्यूबेटर में इसको रखना है, देन ठंडा चिल्ड लिखा है, अरे चिल्ड तो आज एसी बंद कर रखी है, जुकाम लग रहा है ना, ये तो नहीं किया जाएगा, सो नहीं नहीं चाय नहीं चाहिए अब, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या करना है, जो रिएजेंट को आपने 1 से 2 मिनट तक आपने इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे, उसमें आपको क्या मिलाना है, कैल्शियम ऐड कर देना, और जैसे ही आप कैल्शियम ऐड करेंगे, कैल्शियम ऐड करने के बाद स्टॉप वॉच टाइम लगा देना, कितनी टाइम देखते रहो और चेक करना है कि क्लोट कितने टाइम में बना, आफ्टर एडिंग द कैल्शियम स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड चेक फॉर टाइमिंग, कितने टाइम में ये क्लोट बन गया, जितने टाइम में क्लोट बनेगा वो उसका क्या होगा, एपिडिटी होगा, दैट इज एपिडिटी, सो स्टार्ट टाइमर व्हेन कैल्शियम एडेड, स्टॉप टाइमर व्हेन नो लाइट डिटेक्टेड बाय ऑप्टिकल डिटेक्टर, अब यहाँ पे कैसे पता चल रहा, दिख रहा है आपको, इसमें क्या किया गया, एक बल्ब लगा दिया इधर और आगे एक लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला सोर्स लगा दिया, एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब, नॉर्मली जब यहाँ पे क्लॉट नहीं होगा तो लाइट इजीली क्या कर सकती है, क्रॉस करके जा सकती है,
जिससे आपने मिक्स किया क्लोट बनना स्टार्ट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे क्लोट बन जाएगा एंड दिस लाइट इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस क्लोट। सो जब आपको यहाँ लाइट इसमें दिखना बंद हो जाए तब आपको इसको क्या कर देना, वॉच को बंद कर देना, स्टॉप कर देना और तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, आपका टाइमिंग मिल जाएगा कितने टाइम में आपका ये प्रोसीजर या क्लोट जो है वो बनाओ। क्लियर है? तो क्या करना है इसमें, सिंपल, सबसे पहले तीन सॉल्यूशन आपको रिक्वायर्ड थी, लिक्विड आपको चाहिए जो आप सैंपल भेजा उसमें से क्या निकालेंगे, प्लेटलेट पूर्व प्लाज्मा या सिंपली प्लाज्मा निकालेंगे वो उस प्लाज्मा, और दूसरा आपको चाहिए रिएजेंट जो ऊपर लिखे हुए, और तीसरा चाहिए आपको कोगुलेशन कराने के लिए कैल्शियम। पहले स्टार्टिंग के दो को मिक्स करना है, प्लाज्मा और उसके साथ में रिएजेंट को, और उसको 1 to 2 मिनट तक इंक्यूबेट करना है और लाइट के सामने रख देना है। फिर उसमें क्या मिक्स करना है, कैल्शियम, और जैसे कैल्शियम मिक्स होगा क्लोट बनना स्टार्ट होगा, लाइट बंद आगे नहीं दिखेगी, और लाइट नहीं दिखेगी मतलब आपके पेशेंट में क्या हो गया, क्लोट उसका बन गया, टाइमिंग आप वहां पे देख लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। और ये ऊपर वाला नहीं भी बनाओगे तो भी आप नीचे वाला लिख के भी कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक ऑल द टेस्ट ट्यूब्स। नीचे लिखा हुआ है आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तीनों लिखे हुए हैं, प्लेटलेट पूल प्लाज्मा रिएजेंट्स एंड कैल्शियम। देन अगला एरो लगा के लिखना है ऐड कैल्शियम ऐड रिएजेंट एक्सेप्ट कैल्शियम विद प्लेटलेट पूल प्लाज्मा एंड इंक्यूबेट फॉर 1 to 2 मिनट, स्टार्ट टाइमर व्हेन कैल्शियम इज एडेड, और लास्ट में लिखना है स्टॉप टाइमर व्हेन नो लाइट डिटेक्टेड बाय ऑप्टिकल डिटेक्टर। क्लियर है? लिख लिया ये? सीएचएन में अभी तक जो भी पढ़ाया सब पढ़ के आना है, फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक टू द लास्ट टॉपिक, कल जो पढ़ाया था वहां तक आज सर नहीं पढ़ाएंगे, और कल टेस्ट है तो कल तक जो पढ़ाया था वो सारा पढ़ के आना है। हमने कल तक पढ़ा ब्लड वो पढ़ना है, और सीएचएन जो कल तक पढ़ा वो सारा पढ़ के आना है। सेम टाइम 2:30 पे आना है, 2:30, और 5 o'clock आपका सेम ब्रेक टेस्ट खत्म हो जाएगा, और फिर 5:30 से सेम आपकी क्लास, एंड क्लास मैं ही लूंगा इफ आई एम कंप्लीटली इसी कंडीशन में रहा तो ले लूंगा, और इससे डिटोरिएट होती है कंडीशन तो फिर पता नहीं, आई डोंट नो, मोस्टली आई विल टेक क्लास, 99% तो मेरा ही है, बाकी आगे देखते हैं फिर क्या। एंड पहले बता दिया जाएगा आपको ग्रुप में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा ब्लड ग्रुपिंग। लिख लिया, बना लिया? अरे जल्दी खत्म करो, एंटीकोगुलेंट तो पढ़ लें आज, दिस इज एक्स्ट्रा टॉपिक, ये एक्स्ट्रा है, ये ब्लड सिस्टम में नहीं आता है, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं आपको, और आप लोग इसमें ज्यादा टाइम लगा रहे हो। लिख लिया? इफ इफ एपिडिटी इज मोर देन 80 सेकंड, नॉर्मली विद हैपन कितना आना चाहिए, 30 to 50, अगर आपका एबिलिटी 20 सेकंड है सो ये मैक्सिमम 26 तक जा सकता है, जो हमने लिखा था 20 to 26। अगर ये 26 भी है तो इसका 1.5 अगर आप करोगे तो 3, यानी ये 39 आ सकता है, और इधर 2.5 करेंगे तो 26 कितना हो गया, 52 प्लस 13 50 यानी 65, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 65 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इफ इट इज मोर देन 80, अगर 80 सेकंड से ज्यादा आ रहा मींस योर डोज ऑफ हेपारिन इज वेरी हाई एंड यू शुड रिड्यूस द डोज। सो इफ एबिलिटी इज मोर देन 80 सेकंड, डोज शुड बी लोवर्ड। If acidity is more than 90 seconds, then you should stop. Otherwise, person will have the spontaneous bleeding. So, acidity more than 90 seconds can cause bleeding. So, stop the heparin infusion. If acidity is less than 60 seconds, अभी बताया था मैंने नॉर्मल कितने तक जा सकता है, 40 to 65, and if it is less than 60, then it is slightly low है. It is not a normal level. So, यहाँ पे थोड़ा आपको क्या करना है, डोज को इंक्रीज करना है. So, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है. वो करें. The next is warfarin. Next one is warfarin. So, heparin first type of anticoagulant heparin is completed. Now, the next type second is warfarin. So, दो ही टाइप के पढ़ेंगे हम यहाँ पे. अदर जो ड्रग्स है वो तो कार्डिक ड्रग्स है, वो सारी कार्डिक सिस्टम में सर पढ़ाएंगे, लाइक एस्पिरिन और भी अदर ड्रग्स आती है. लिख लिया? नेक्स्ट, वारफरिन, कॉमेडिन. इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट व्हेन पर्सन इज रिक्वायर्ड एंटीकोगुलेंट एट होम. घर पे अगर पेशेंट को एंटीकोगुलेंट देना है, देन वी विल गो फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट. इट इज नॉट recommended to give IV anticoagulant at home. Why? Because the IV injections लगाएंगे तो either you need to prick the vein or either you require a IV cannula. If you are giving with IV cannula,
चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इज देयर, ओपन रह गया, कैनल आउट हो गया तो। इफ यू आर गोइंग फॉर इंजेक्शन पंक्चर देन अगेन ब्लीडिंग के चांसेस रहेंगे, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। सो इनको प्रिवेंट करने के घर पे कभी भी ओरल फॉर्म में देते हैं, आईवी फॉर्म में कभी हेपारिन प्रोवाइड नहीं करते। सो हेपारिन के दो फॉर्म या एंटीकोगुलेंट के दो फॉर्म हमने बात किया, हेपारिन एंटीकोगुलेंट, वन इज हेपारिन एंड सेकंड वन इज वारफारिन। हेपारिन इज एन IV anticoagulant, IV or subcutaneous, but the warfarin is a oral anticoagulant. Can we give heparin as an oral anticoagulant? हेपारिन को orally दे सकते हैं क्या? हेपारिन टैबलेट बना के दिया जा सकता है, टैबलेट हेपारिन? Why? Because it cannot get absorbed from GIT. Why? Because it has a high molecular weight and all the drug which having high molecular weight they cannot absorb from GIT or any other biological membrane. So ये absorb ही नहीं होगा, इसलिए हम इसको orally नहीं देते. Next, the mechanism of actions of warfarin. Warfarin अपना वर्क कैसे करता है? So warfarin inhibit the action of clotting factor number 2, 7, 9 and 10. कल पढ़ाए थे? जब हम वार्फरिन प्रोवाइड करेंगे तो वार्फरिन इन चार फैक्टर को ब्लॉक कर देगा. इट इनहिबिट द एक्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7, 9 एंड 10 which is very essential for your coagulation process. क्लियर है? किसको ब्लॉक करना है तो आंसर क्या होगा? जैसे हेपारिन की हमने बात करी, हेपारिन कहां वर्क करता है? 83. as like the warfarin will work on 2, 7, 9 and 10. in one word अगर आपसे पूछे तो yes, विटामिन के डिपेंडेंट कोagulation जो आपके क्लोटिंग फैक्टर थे वो कौन-कौन से थे? 2, 7, 9 and 10 means in one word it also it block the vitamin K, and when vitamin K is not working then the clotting factor number 2, 7, 9 and 10 is not synthesized and your person will have the anticoagulant effect. Next, used to, in prevention of MI, stroke, thrombosis and after valve replacement or DVT. Dose warfarin and aspirin is contraindicated. बता दिया already. Warfarin is a drug which block the coagulation and aspirin is a drug which block the platelet function, and both drugs should not be given together. Antidote for warfarin is vitamin K because we are blocking the vitamin K. So if vitamin K which is present inside the body is blocked, then you will give vitamin K from outside and that will work for the coagulation process. तो आप तुरंत क्या लगा दो पैसे को? Vitamin K, other word में phytonadione. So these are the warfarin और comedine. warfarin के साथ में क्या टेस्ट करेंगे? PT and INR. लिख लिया? मूव करें? लिख लिया? The next one is what is this? What the name of this condition? अरे नया बच्चा अभी बॉर्न हुआ है और न्यू बॉर्न बेबी किसकी डेफिशिएंसी होती है? प्रोटीन फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है 2, 7, 9 and 10 because of the deficiency of vitamin K. So maximum effect or therapeutic of a dose occurs to 48 hours after administration. The complication. So the complication is कोरल डी, क्या नाम रखा पता नहीं, इनको और कोई नाम ही नहीं मिला. हमारे साइकेट्रिक में टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं नियोलॉजिज्म. सुना है? तो ये कोई पर्सन था जिसको नियोलॉजिज्म लगा उस टाइम. आज मैं नियोलॉजिज्म हूं और उसने कुछ ABCD को इधर उधर किया. कोराडी, हुनरमैन, इसकी अपनी हुनर दिखाई इसने और उसको नाम क्या दिया? सिंड्रोम. सो सिंपल वर्ड में इसको याद रखना है, फिटल वार्फरिन सिंड्रोम. fetal warfarin syndrome. As we know that heparin is the drug which is having very high molecular weight and it cannot cross the placenta. But warfarin is a drug which is not having high molecular weight and this warfarin easily cross the placenta. So during pregnancy, if any mother is taking warfarin, that drug may reach to the child or fetal, growing fetus and block the vitamin K. Still vitamin K तो है ही नहीं पहले से ही और ये और अपना साइड इफेक्ट दिखाएगी उसकी एब्सेंस में हो ज्यादा और उसकी वजह से ऐसा बच्चा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? fetal warfarin syndrome. चाइल्ड बर्थ होगा ब्लीडिंग के साथ में. क्लियर? सो ये हुनरमैन को याद रखना है. हुनरमैन कौन थे? हुनरमैन, हुनेरमन सिंड्रोम. ये कौन कोरांडी जो है इसको नाम को याद रखना है. आई थिंक आफ्टर डिस्कवरी द पीपल थिंक अबाउट अ डिफिकल्ट नेम फॉर इट. पहले वो डिस्कवरी करते हैं फिर सोचते हैं इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट नाम क्या रखें ताकि बच्चों को याद नहीं होवे. तो इससे अच्छा डिस्कवरी नहीं करते तो हमें इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता है. मैंने डिस्कवरी करी है, इससे अच्छा लिख देते रामलाल सिंड्रोम. इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर फॉर एवरीवन. ILS रामलाल सिंड्रोम है. CHS यहाँ तक तो ठीक है, फिर फुल फॉर्म पूछते तो कोराडी हुनरमैन सिंड्रोम. ये कौन है? 3 कंट्री एक साथ आ गई. नेक्स्ट, ये लिख दिया?
कम्युनिटी कंप्लीट हो गया आपके? नहीं हुआ? ओके, स्टार्ट हुआ है। नहीं, मुझे ऐसा लगा सर की स्पीड ऐसी वो बोलते हैं ऐसी होती है कि वो 2 दिन में करा देते हैं, तो हो गया वो पता नहीं 4 क्लास में। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, INR, थ्रो टाइम, INR, थ्रो टाइम। सो कैलकुलेशन मेड टू स्टैंडर्डाइज द PT। बेसिकली ये कैलकुलेशन किसके लिए होती है? प्रोथ्रोम्बिन के लिए होती है, PT के लिए होती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है उसके लिए होती है। और मेजर्स टाइम फॉर योर ब्लड टू क्लॉट, इट इज आल्सो नोन एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो ये मेजरमेंट हो रहा है वो प्रोथ्रोम्बिन के लिए हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए होता है, और ये आपको क्लॉटिंग टाइम को इंडिकेट करेगा, INR। टेस्ट टू लर्न हाउ फास्ट ब्लड क्लॉट्स इन पेशेंट रिसीविंग ओरल एंटी कोगुलेंट, वारफरिन और कोमारिन। सो वारफरिन के साथ में कौन सा टेस्ट करना है? INR, एंड हेपरिन के साथ में FPTT। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन PT, INR एंड FPTT? वेरी गुड, पार्शियल। पार्शियल कुछ नहीं होता है, वो तो नाम है उसका। डिफरेंस क्या है? नाम, फुल फॉर्म का डिफरेंस थोड़ा बताना है। FPTT से क्या पता चलता है? ब्लड कितने टाइम में क्लॉट हुआ, दैट टाइमिंग इज नोन एज FPTT। लाइक a patient blood is clot in 50 सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पेशेंट का ब्लड जो है वो 50 सेकंड, यानी FPTT आप बात कर रहे हैं। PT, INR का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PT, INR? डेफिनेशन में लिखा हुआ है हाउ फास्ट ब्लड इज क्लॉटिंग, ब्लड कितना फास्टली क्लॉट हो रहा है। सो दोनों में डिफरेंस बस इतना है। एपीटीटी के थ्रू हमें पता चलता है कि ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज एपीटीटी। तो जब हम आईएनआर की बात करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है स्पीड, कितना फास्टली ब्लड क्या हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, स्पीड। एक तो होता है कि आप यहाँ से जयपुर गए तो आपकी डिस्टेंस की मैंने 500 किलोमीटर कवर किया, दैट इज डिस्टेंस। एक होता है कि मैंने गाड़ी को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन किया, चलाया, ड्राइव किया। सो वन टेस्ट जो हम बात करेंगे आईएनआर, ये तो बताता है कितना स्पीड से क्लॉटिंग हुआ, दैट इज INR। एंड कितने टाइम में क्लॉटिंग हुआ वो कौन बताता है? एपीटी। ब्लड क्लॉट इन हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज एपीटी। एंड ब्लड क्लॉट्स हाउ मच फास्टली, कितने फास्टली स्पीड से क्लॉट हुआ, दैट इज नोन एज INR। क्लियर? तो आपके जो डिस्टेंस था वो तो एपीटी है, और उसको क्रॉस करने में आपकी स्पीड कितनी थी उसको हम बोलेंगे INR। ये लिख लिया? लिख लिया? मूव करें? नेक्स्ट, अरे लिख लिया? मेरा जो डोलो का असर है वो खत्म होता जा रहा है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी लिखो, मुझे जल्दी खत्म करना है। स्लोली स्लोली इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज रिड्यूसिंग, और जैसे जैसे इफेक्ट रिड्यूस होगा वैसे वैसे बॉडी में पता नहीं क्या होने लग जाएगा फिर। इन मॉर्निंग आई टुक 1 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल, 1 ग्राम पैरासीटामोल लिया था। 1 ग्राम कैसे लिया? टेबलेट तो आती नहीं सर डोलो 1 ग्राम की। नेक्स्ट, सो मैं हॉस्पिटल में था मॉर्निंग ड्यूटी में। मॉर्निंग में ड्यूटी में उठा, उठते ही चेक किया तो इसमें फीवर आ रहा है 102 डिग्री। मैंने कहा अब क्या करें? इधर से बोला चलो हॉस्पिटल चलो। हम निकल गए हॉस्पिटल, आ गए, वहां जाकर क्या करें, चेक कराएं या ड्यूटी करें? मैं ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी कर ली। वहां पे फीवर लगा तो वहां PCM होती है जो 500 mg का होता है, सो मैंने 2 लेके खा लिया एक ही साथ, 1 ग्राम हो गया। तब तक अभी तक काम चल रहा है 1 ग्राम से। अभी मुझे लग रहा है नीचे जाते तुरंत क्या करना पड़ेगा, आप वाला डोलो वापस खाना पड़ेगा। आपके पास इधर रखा होता है कुछ डोलो, ले रखा है? हाँ वेरी गुड। INR पेशेंट PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पर सेकंड पर मीन नॉर्मल PT पर सेकंड, सो पता नहीं क्या है ये, ऐसे लिखना है इसको। INR पेशेंट PT पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीन, इस लाइन को लिखो ही मतलब पता नहीं कंफ्यूज कर रही है। ये मीन निकालने के लिए होता है, पर हमें इससे कोई मीनिंग नहीं है। वो ऑब्लिक जो लगाया है वो क्या है, डिवाइडेड, ऐसे डिवाइड करने, और उसको करने पे कितना आएगा नॉर्मल, 0.8 टू 1.1 सेकंड और बिलो इज कंसीडर्ड नॉर्मल। सो INR निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो पेशेंट PT पर सेकंड डिवाइडेड बाय, ये INR तो अलग है ना, ये इसकी बात ऐसे कर रहा है, मीन PT। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, INR। और INR कितना होता है, 0.8 टू 1.1। दिस इज नॉट सेकंड और नथिंग एल्स, इट्स अ रेशो। INR इज ए रेशो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, उधर समझ नहीं आ रहा ना, कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे लिखना है इसको, INR इज इक्वल टू पर्सन का कितना PT आया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है वो देखना है, और उसके बाद मीन। मीन का मतलब आपने उस पेशेंट में 4 बार 5 बार 10 बार PT किया, उन सब की वैल्यू को करके उसका मीन निकालना है। आपने पहला सैंपल लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, वो निकाला, उन सबको लिखना है, ऊपर नॉर्मल PT कितना होता है वो लिखना है, और फिर मीन प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ पेशेंट, और फिर इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इधर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, 0.8 टू 1.1, दिस इज द रेशो। इसके आगे कुछ नहीं लगाना, ये क्या है, रेशो। क्लियर? INR range of 2.0 to 3.0 is generally an effective therapeutic range for people। जो पेशेंट जिनकी वार्फरिन या फिर एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रहा है, और थेरेपेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो INR कहां तक बेस्ट थेरेपेटिक इफेक्ट है, 2 to 3, दैट इज कंसीडर्ड एज ए थेरेपेटिक लेवल ऑफ INR। क्लियर है? ये मूव करें? नेक्स्ट,
थेरेप्यूटिक INR इक्वल टू 223, बस इतना लिखना है। ऐसा वैसा कॉपी एंड पेस्ट करते हो आप लोग। ये 3 डॉट भी लगाइला साथ में है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना कहीं पूछ ले 3 डॉट कहां लगे हुए थे, स्लाइड नंबर 176 के एंड पे 3 डॉट लगे हुए थे जहां हम INR पढ़ रहे थे, हैं। सो नॉर्मल INR जो पूछा है उसमें क्या लिखना है, थेरेप्यूटिक INR इज इक्वल टू 0.821 सॉरी 2.023.0, दिस इज थेरेप्यूटिक, बस। नेक्स्ट मूव करें आगे। वो जो ये रामलाल वाला कॉन्सेप्ट है, या एक वो माय फादर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, याद है? माय फादर पता है? ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग। देयर इज अ वेरी वेरी पुअर स्टूडेंट इन इंग्लिश। हम जैसे था, मतलब हम भी सब पूरी थे इंग्लिश में, कौन सा हमें कोई, हम कोई महान आइंस्टाइन थे जो 100 में 100 नंबर आते थे। सो अ वेरी पुअर स्टूडेंट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड उस टाइम जो था इंग्लिश सब्जेक्ट को पास करने का फॉर्मूला, आई थिंक लेसन्स होते उनके कुछ क्वेश्चंस आते थे, एंड वो क्वेश्चंस कभी हमने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, आज दिन तक नहीं पढ़ा हमने। पढ़ते क्या थे, वन essay writing, one telegram writing, one paragraph writing, one letter writing, one application writing. These are 5-6 things, and these are the 6 things which cover maximum marks. जितना भी पेपर होता था उसमें मैक्सिमम नंबर किनके होते थे, इनके। एक टेलीग्राम या ऐसे लिखने से 5 नंबर या 7 नंबर 8 नंबर आते थे। सो एक बहुत ही पुअर स्टूडेंट था, इन पैसों में नहीं, इंग्लिश में पूरा था, गरीबी नहीं थी पैसों की, अंग्रेजी की गरीबी थी उसके पास। सो उसने अपनी क्लास के सबसे टॉपर स्टूडेंट के पास किया, ही वेंट टू अ टॉपर ऑफ हिज क्लास एंड आस्क्ड हिम, गिव मी सम चिट। चिट होते हैं, चिट जानते हो, जिससे क्या हो जाए, हम पास हो जाए। पास होने वाला है कोई मंत्र, तो जादू वाला, जिससे मैं पास हो जाऊं। तो उसने बोला पास होने के लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी लिटिल बिट टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम। बोला बता क्या, तो बोला एक पासबुक आती है, नाम भी उसका क्या था, सबने देखा होगा, हमारे पास एक पासबुक हुआ करती थी, उसका नाम था संजीव पासबुक्स। उसका नाम ही था पासबुक्स। वो हमेशा पास ही करवा देती थी, कभी मेरिट में नहीं लाती थी वो। हमें आज पता चला मेरिट में क्यों नहीं आए, क्योंकि हम पढ़ते क्या थे, पासबुक। अब उससे होते क्या थे, पास। सो उसने बोला देयर इज अ पासबुक, एंड इन द एंड ऑफ दैट पासबुक सो मेनी लेटर, सो मेनी पैराग्राफ, सो मेनी ऐसे छपे हुए हैं, उन सबको क्या करना, पढ़ लेना, तो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। सो उसने बोला ओके। वो घर गया एंड देन ओपन दैट पासबुक, उसको ओपन किया, देयर आर 15 पैराग्राफ, 15 लेटर, 15 एप्लीकेशन। वो अपने सिर को पकड़ के बोला बेवकूफ, इतना मुझे याद होता तो मैं तेरे पास क्यों आता। तो वो वापस गया, he went back to his friend again, एंड उसको बोला मेरे को इतना तेरी तरह आइंस्टाइन नहीं बनना है, मेरे को सिर्फ 33% नंबर लाने, ओनली 33% मार्क्स आई नीड। उसके लिए क्या करना है ये बता। बोला ओके, उसके लिए क्या करें। सो उसने बोला यू जस्ट एक ऐसे बताया, जो उसको पैराग्राफ बताओ, बोला ये एक पैराग्राफ याद कर ले, और उसको याद करने के बाद तेरे को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, वो आप इंप्लीमेंट कर देना। व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक ये था कि यू जस्ट रिमेंबर वन ऐसे लाइक माय बेस्ट फ्रेंड और माय बेस्ट टीचर, होता है ऐसे, माय विलेज, ऐसे तो एक ऐसे याद कर ले। और उसने याद कर लिया माय बेस्ट फ्रेंड या माय बेस्ट टीचर का याद कर लिया, माय बेस्ट टीचर होता है ना पहले। सो उसने याद कर लिया माय बेस्ट टीचर, और उसके दिमाग में क्या फिक्स हो गया कि फ्रेंड आएगा तो टीचर के लिए क्या लिखना है, फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर से माय बेस्ट फ्रेंड, और बाकी सारा सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। द ट्रेजेडी जो हुई एग्जाम पेपर में, दैट इज इन एग्जाम द एसे इज आस्किंग अबाउट माय फादर, द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द एसे ऑफ माय फादर, एंड उसके दिमाग में क्या था, चेंज करना है जो पूछे उस वर्ड को बस। सो फ्रेंड की जगह उसने क्या लिखा, फादर। अब ऐसे क्या बना, माई सेल्फ ये और आई एम स्टडीइंग इन दिस स्कूल, एंड देन स्टार्ट विद द मेन स्टोरी। आई हैव मेनी फादर बट रामलाल इज माय बेस्ट फादर, ही ऑलवेज सपोर्ट मी, एंड ऐसे ऐसे वो टीचर बहुत मारते, वो पिताजी बहुत मारते पर ये बहुत साथ देते हैं। सो ऐसा हो जाता है जब आप ये डिक्टेट करते हो, इसे बिंदी लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं वगैरह, तो अपने हिसाब से थोड़ा लिखा करो, है नहीं लिख सकते। प्रिंसिपल के पास गए एक बार, प्रिंसिपल ने बोला सब जाके एप्लीकेशन लिख के लाओ। एप्लीकेशन लिखने गए सब, बेचारा क्लास में एक ही लड़का था जो एप्लीकेशन लिख रहा था, बाकी सब ऐसे बैठे उसके चारों तरफ। उनको पूछा ऐसे क्या बैठे हो, बोला एप्लीकेशन लिखने के लिए, बोला लिखो, बोला लिखा है किसकी, जो अभी तो चौथी चल रही है, अभी 7 और बाकी 11 की लिखनी है। वो एक ही बेचारा सबकी लिखे जा रहा है, बिकॉज अदर वन हैज नो कॉन्फिडेंस, उनमें ये एप्लीकेशन लिखने का कॉन्फिडेंस भी नहीं है। वो भी देखा यही हमारे तो ही लिखते हैं, तो ठीक है लिख तो दे कोई नहीं। सो हम ये नहीं कर सकते, हम बस कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हैं, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा अपने अंदर क्या डेवलप करो। एक पर्सनालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी, कम आउट फ्रॉम दैट पर्सनालिटी। अगर डिपेंडेंट पर्सनालिटी में रहोगे तो लाइफ में फिर सब कंडीशन में क्या रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना, डिपेंडेंट रहना किसी पे। आगे क्या लिखा है, विटामिन के और एंटी हेमरेजिक विटामिन। मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन है जो आपके क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो आंसर क्या होगा, विटामिन के। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। कौन कौन से, so these are the clothing factor which is synthesized by vitamin K, administered soon after birth, बच्चों के अंदर इन चिल्ड्रन, बिकॉज कल भी बताया था मैंने, द गट और द जी ट्रैक्ट इन चिल्ड्रन इज कंप्लीटली स्टेराइल, नो बैक्टीरिया इज देयर, एंड दैट्स व्हाई द चाइल्ड हैज लैक ऑफ विटामिन के, एंड इसीलिए बर्थ होते ही सबसे पहला इंजेक्शन विटामिन के। आईएम इंजेक्शन ऑन वास्टस लेटरलिस मसल, फर्स्ट इंजेक्शन 0.5 ml, टर्म में भी 1 mg आईएम, प्री टर्म में भी 1000 ग्राम। देखो ये 1000 ग्राम था नहीं क्या वेट, ये पीपीटी बनाने वाले ने ऐसी पीपीटी बनाई, मेरी पीपीटी कर दी सारी।
1000 ग्राम से कम अगर वेट है, इट्स इफ द वेट इज लेस देन 1000 ग्राम यानी लेस देन 1 किलोग्राम, देन यू शुड गिव 0.5 mg IM। टर्म बेबी है तो 1 mg, और अगर प्रीटर्म बेबी है तो 0.5 mg। ए पेरेंट डज नॉट परमिट इंट्रामस्कुलर IM देने के लिए मना कर रहा है तो क्या करें? बोल दे सकते हैं? देन वी विल गो फॉर 2 mg ओरल आफ्टर बर्थ। वे मना कर दिया, हमारे बच्चे के पहला इंजेक्शन नहीं लगाना है, हमें इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है, पहले जन्म नहीं हुआ उससे पहले इंजेक्शन, तो उसको क्या देना है? ओरल इंजेक्शन, ओरल सॉरी सिरप ड्रॉप आती है। एंड द नेक्स्ट सेकंड डोज हम देंगे वो 2 mg oral at 3 to 7 week, then 2 mg oral at 6 week। all clotting factors are synthesized by liver except calcium। calcium कौन बनाता है? we synthesize the calcium है, calcium कौन बनाता है? कौन बनाती है? वेरी गुड। और calcium कौन बनाता है? calcium is the source or the clotting factor which is taken exogenously। अरे बाहर से लिया जाता है calcium। calcium is not synthesized in our body, it is taken from outside, दुनिया से लिया जाता है। हाईएस्ट कैल्शियम जो होता है आपकी बोन में होता है डिपॉजिट स्टोरेज, क्योंकि बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होनी चाहिए बॉडी का, बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। अगर बोन स्किन की तरह लूज होती फिर क्या होता? क्या आप खड़े हो पाते? आपको ऐसे दबा के कट्टे में भर के ले जाते कहीं, वापस निकाल के ऐसे बिठाना पड़ता, वो बैठ भी नहीं पाते, उसके लिए पीछे उठाना पड़ता सेफ। फिर फ्लेक्सिबल होते तो फिर कैसे चल भी नहीं पाते ऐसे हैं। सो बोन रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी बॉडी का, उसको स्ट्रॉन्ग जो चिलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? कैल्शियम। कैल्शियम इज ए चिलेटिंग एजेंट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट, सो कल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था? है कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। एबीओ ग्रुपिंग जो है 1901 में आया था, एंड आरएच ग्रुपिंग इज 1940 14। कल पढ़ेंगे डिटेल में कब किया, क्या किया, कैसे किया, क्या उनको खुजली मची जो उन्होंने एबीओ ग्रुप बना दिया, ये बना दिया। होता है, बताया मैंने, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कुछ हो जाता है, और उसका नाम देते हैं ये आज से हमारी तरफ से। तो उसी एबीओ एंड ग्रुपिंग के बारे में और आरएच ग्रुपिंग के बारे में विल डिस्कस अबाउट टुमारो। नेक्स्ट, ये क्या है? एडीटीए सॉल्यूशन, इट्स ए इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इट्स ए एडीटीए सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड एडीटीए। दिस प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग बाय रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम ब्लड। आपने देखा होगा जो वाइल आती है, पर्पल वाइल, कौन सी वाइल? पर्पल वाइल। इन द पर्पल वाइल देयर इज ए एंटीकोगुलेंट व्हिच इज नोन एज एडीटीए, that is ethylene diamine tetra acetic acid। this will bind with calcium, so there is no calcium in the blood, और calcium नहीं होगा तो blood clot नहीं होगा, and इसी वजह से EDTA वाइल में blood कभी भी clot नहीं होता है। so इसका क्या है यूज, आगे बात करें। not, it is commonly used in vitro laboratory। in vitro and in vitro दो कंडीशन होती है। इन विट्रो मतलब बॉडी में, इन विट्रो मतलब आउटसाइड लेबोरेटरीज के अंदर, तो ये हम बाहर यूज करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, बॉडी के अंदर ऐसा नहीं वेन में लगा थोड़ा सा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, वहां पे हेपरिन लगाना है, वेन में लगाना है, तो वहां पे ईडीटी लगाना नहीं है। इट इज आल्सो यूज्ड आईवी और आईएम इन केस ऑफ लेट पॉइजनिंग, आपको मैंने पढ़ाया होगा अगर आपको याद है तो। इट इज नॉट यूज्ड एन एंटीकोगुलेंट, इट इज यूज्ड एज एन पॉइजनिंग एज एंटीडोट लेट पॉइजनिंग। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड जो हमने ईडीटी लिखा था वहां पे आप यूज कर सकते हैं आईवी आईएम, पर ब्लड एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में इसको हम कभी भी यूज नहीं करते। आई ड्रॉप्स कंटेनिंग EDTA आर यूज्ड टू ट्रीट कैल्शियम डिपॉजिट्स इन आई। समटाइम आईज के अंदर आई माउंट में कैल्शियम जो है वो कैल्सिफिकेशन होने से आईज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं। द फोर्थ इज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट इज आल्सो एंटीकोगुलेंट व्हिच आल्सो बाइंड विद कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है, और ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो बनता है वो कैल्शियम को बाइंड करने के बाद प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा। इट रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड, लैक ऑफ कैल्शियम प्रिवेंट कोagulation। सो ये कुछ EDTA और अदर एंटीकोगुलेंट, पहला हमने पढ़ा हेपरिन, दूसरा हमने बात किया वारफरिन, थर्ड हमने बात किया EDTA, एंड फोर्थ हमने बात किया ऑक्सलेट। अब इसको खत्म कर देते हैं यहाँ पे और हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग। बहुत है ये, यस। ब्लड सैंपलिंग हमने पढ़ा दिया, वाइल पढ़ा, पर्पल वाइलन, ब्लू वाइलन, रेड वाइलन, ग्रीन वाइलन, येलो वाइलन, ग्रे वाइल, बहुत सारी होती है, तो वो हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़नी नहीं हमें, तो पढ़ा दी ना, बाद में नहीं कहना कि नहीं पढ़ाई। ये लिख लिया, वो करें। प्रोग्राम की प्रिपरेशन चल रही है, आप लोगों की भी चल रही है, वेरी गुड। किस, यस, किसका एक्टिंग करना है? वेरी गुड। सो लाइक उस दिन वो एक स्टूडेंट थी, नाम तो पता नहीं, मैं भूल गया, वो मोहिनी, आप ही में से होगी वो। सो वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे हम लोगों की, पर हम लोग को एक्टर थोड़े जो यहाँ की एक्टिंग करते हैं और आप हमारी एक्टिंग करने की कोशिश करोगे। एक्टर है क्या, एक्टिंग करते हैं वैन, हाँ मिमिक्री और जो भी होता है, ठीक है, हैं?
मेरा आली सर करते हैं। आली सर जो है वो तो क्या हम दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वायर होते हैं ना, वायर से, तो उनमें कभी कभी वो आ जाते होंगे मेरे वाले जीन, तो वो ऐसे ही कर सकते हैं। मेरे को नहीं आता एक्टिंग वेक्टिंग नहीं आता मुझे, मैं सिर्फ मैंने मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर मैं ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं घर पे सो रहा हूँ, पता नहीं। देखो अभी इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, फिर उसके बाद आएगा मेन फेज, डिजीज फेज, अभी वो आई नहीं है, और उस फेज तक आते आते पता नहीं क्या रहेगा। चले आगे। अब नेक्स्ट सिट्रेट, सिट्रेट पढ़ा है। सिट्रेट की बात करें, सिट्रेट इज एंटीकोगुलेंट व्हिच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन ब्लड कलेक्शन बैग, सुना है? ब्लड कलेक्शन बैग, जो ब्लड कलेक्शन बैग में लिक्विड आता है वो क्या भरा होता है? सिट्रेट मिक्स विद डेक्सट्रोज। सिट्रेट के साथ में क्या होता है? डेक्सट्रोज होता है, सो वो ब्लड क्लोटिंग एजेंट है, एंटीकोगुलेंट एजेंट है, और वो क्या करता है, किसके साथ बाइंड करेगा? कैल्शियम, कैल्शियम सिट्रेट। इट इज यूज्ड टू स्टोर, ओके लिखा हुआ है इसमें, ब्लड इन ब्लड बैंक, नॉट EDTA ऑक्सलेट एंड सिट्रेट मिक्स्ड ब्लड रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल। वो तो ऑब्वियस है, जब कैल्शियम इनके साथ बाइंड हो जाएगा तो आपका जो एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम है ब्लड के अंदर, उसकी अमाउंट की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। और यही रीजन होता है व्हेन वी आर गिविंग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पर्सन इज सफरिंग विद हाइपोकैल्सीमिया, इसलिए हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं, लगाते हैं। विद एवरी 100 ml वी विल गिव द 1 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट, आज ही कंप्लीट करना है, कल मैं सीधा ब्लड क्लोटिंग पे आ जाऊंगा। कार्डिक सिस्टम अभी एंड नहीं हुआ ना? हाँ, क्लास ही नहीं हुई। क्लास होने वाली है बहुत जल्दी, अब मैं नहीं रहूंगा तो क्लास होनी की होगी। सो क्लास होगी मंडे ट्यूसडे, परसों से क्लास होगी सर की, और जो भी क्लास है वो खत्म हो जाएगी एक दो दिन में। देख लिया। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर, नहीं लिखा। वो करें। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड वी कैन से ब्लीडिंग और क्लोटिंग डिसऑर्डर। आपने वेरियस टेस्ट पढ़े होंगे, लाइक बीटी, सीटी, सुना है? ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसऑर्डर ऑफ ब्लीडिंग और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसऑर्डर ऑफ क्लोटिंग। तो दोनों में डिफरेंस होता नहीं होता है, एक में ब्लीडिंग हो रही है, एक में क्लोटिंग नहीं हो रही है, सो दोनों का अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या होगा? ब्लीडिंग ही होगा, बट कुछ तो डिफरेंस होगा इनमें। सो इन दिस पोर्शन व्हेन आई टीच यू वेरियस डिजीजेस ऑफ द ब्लड, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड क्लोटिंग डिसऑर्डर। सो हियर टेस्ट जो है उनको देख लेते हैं। दिस इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम ओजिंग ऑफ ब्लड आफ्टर अ कट और इंजरी टिल अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग टाइम का मीनिंग क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है और यहाँ पे आपने लगा दिया एक चाकू, चाकू लगाया, ऐसे कट लग गया। कट लगने के बाद में जैसे ही कट लगता है उसमें ब्लड आना स्टार्ट होता है। कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे ब्लड आने में टाइम लगता है, कुछ एरिया होते हैं जहाँ ब्लड बहुत क्विकली आ जाता है। लाइक अगर आपके फेस पे कट लगा है तो बहुत क्विकली ब्लड आता है, लेकिन वही कट अगर आपके लेग में लोअर पार्ट पे लगा तो ब्लड आने में थोड़ा, लाइक हील पे सबसे नीचे कट लगा दो आप, एक जो हील वाला पार्ट है, आपका ब्लड आने में बहुत टाइम लगेगा, सम टाइम ब्लड आएगा ही बहुत बार। तो सो कट लगने के बाद आफ्टर कट यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी, उसको हम बोलेंगे ओजिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? ओजिंग। सो ओजिंग होने से लेके लाइक आफ्टर कट होने के 10 सेकंड के बाद क्या हुआ? ब्लड आना स्टार्ट हो गया, उसको हमने बोला ओजिंग हो गया। ये ओजिंग स्टार्ट होने से लेके ब्लड क्लोट होकर ब्लीडिंग को स्टॉप होने में, ब्लीडिंग को स्टॉप होने में कितना टाइम लगा? इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग स्टार्ट होके एंड होने में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको आप क्या बोलोगे? ब्लीडिंग टाइम। दिस इज नोन एज ब्लीडिंग टाइम। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम ओजिंग ऑफ ब्लड, ओजिंग यानी लीक आउट होना, आफ्टर ए कट और इंजरी टिल अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, अरेस्ट का मतलब स्टॉप होना, आप लिख सकते हैं आफ्टर द स्टॉप ऑफ, टिल द स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग। बीटी इज 3 to 6 मिनट। ब्लीडिंग टाइम कितना हो सकता है? नॉर्मल एवरेज टाइम इज 3 to 6 मिनट, 3 से 6 मिनट तक ब्लीडिंग टाइम अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे आपको देखने को मिल सकता है। इट इज प्रोलॉन्ग्ड इन प्यूरपुरा। प्यूरपुरा क्या होता है? इट्स अ प्लेटलेट डिसफंक्शनल डिसऑर्डर है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा डिजीज के अंदर, डिसऑर्डर्स के अंदर। यस, हाँ बताओ। अरे व्हाइट छोटे छोटे से पेचेस बन जाएंगे ब्लीडिंग कम होने, जैसे आपका डेंगू होता है, डेंगू के अंदर भी ऐसे पेचेस बनते हैं छोटे छोटे लाल लाल, वो बनते हैं जब आपका प्लेटलेट लेवल बहुत कम हो जाता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। वैसा ये डिसऑर्डर होता है प्लेटलेट डिसफंक्शनल या प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन से। ये बने हुए हैं आपकी स्किन के ऊपर जो बनेंगे, अगर ये 5 to 10 सेकंड तक 10 mm से लेस डायमीटर का है तो उसको हम बोलेंगे पिरपुरा। और अगर पेचिस, पेचिस यानी बड़ी साइज हो जाना, पिन सॉरी छोटी साइज होना, और बड़ी साइज को हम क्या बोलेंगे? एक्मोसिस। पढ़ा है अपने बेटल साइन और ये रैकून आइस, जहाँ पे लार्ज साइज का रेड रेड या डार्क डार्क कलर का एक्मोसिस हो जाता है, जब मुक्का मारता है कोई, बेटल यानी फाइट होती है, तो यही मुक्के मारते हो फाइटर जो होते हैं वैसे, और जब वो मारते हैं तो एक यहाँ बड़ा बन जाता है और एक यहाँ बन जाता है, रैकून साइज एंड बेटल साइन। तो ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्मोसिस। लिख लिया? हाँ लिख लिया। मूव करें।
सो आज तो आप लोगों ने कुछ कंप्लीट होने नहीं दिया। हेपरिन, छोटा सा टॉपिक, वारफरिन, आधा पेज का भी नहीं था। ईडीटीएन, पीपीटी, एटीटी, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं आज। लिख लिया? मेन टॉपिक आ जाओ जल्दी से, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। सबको अपना अपना ब्लड ग्रुप पता है? कोई है जिसने आज दिन तक नहीं कराया हो? नहीं हो सकते बहुत सारे जिन्होंने नहीं कराया होगा। लाइक जब मैं जोधपुर एम्स में ज्वाइन करने आया तो मुझे पूछा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मुझे क्या पता, मैंने कभी कराया नहीं, ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया कुछ। फिर उन्होंने पता लगा बताया था कि ये आपका ब्लड ग्रुप, ठीक अच्छी बात है, आज से लिख दो यही। सो हो सकता है आप में से भी नहीं कराया किसी ने, बट सबको जरूरत पड़ी है, मतलब कराया किसी। तो वो ब्लड ग्रुप जो आपने करवाया है, वो ब्लड ग्रुप कैसे बना, क्या उसका मीनिंग होता है, और क्या उसमें पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या आप दे सकते हैं क्या ले सकते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे कल। कौन बातें कर रहे हैं? मैं लिख लिया? मूव करें? नेक्स्ट, अरे आगे वाले लिख लिया? बोर्ड आगे आगे देखना है सबको। द नेक्स्ट वन इज ब्रीडिंग टाइम इज ए मेडिकल टेस्ट, इट्स नॉट ए सर्जिकल, इट्स ए मेडिकल। कैसे करते हैं? मेथड्स। सो पढ़े इसके बारे में, कुछ टेस्ट पढ़े होंगे, ड्यूक टेस्ट, आईवी टेस्ट, अरे भाई पीछे से पढ़ा लिख नहीं सकता ना इतना दूर से। आईवी मेथड एंड ड्यूक मेथड, दो मेथड सुने नाम आपने? आईवी बाई आईवी एंड ड्यूक मेथड। सो आईवी इज द ट्रेडिशनल मेथड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड आपका आईवी मेथड, आईवी इंटरवेस वाला नहीं, आईवी बाई, दैट इज आईवी मेथड, इट इज द ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड। कैसे करेंगे? सो स्पाइगनोमेनोमीटर और बीपी अपरेटस, देखो क्या करेंगे, बीपी को लगाना है ऐसे अपर आर्म पे, लगा दिया। उसके बाद क्या करो, इन्फ्लेट 40 mm ऑफ एचजी प्रेशर, कितना प्रेशर उसमें मीटर में देके अप्लाई कर दो। इंसिजन 1 mm डीप, लगा दिया। देन उसके बाद नॉट द टाइम फ्रॉम इंसिजन, जब इंसिजन लगाया वो टाइम आप लिख देंगे इतनी बजे इंसिजन हमने लगाया। देन अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तब तक उसको देखते रहो कितना टाइम लगा, 3 to 10 मिनट, अगर ये 3 से 10 मिनट है तो नॉर्मल आपको टाइम मिलेगा। ये लगा के देखो ऐसे, क्लियर है? सो इजी मेथड नहीं है। बीपी अपरेटस को लगाया, बिना इसके कर देते क्या फर्क पड़ता? फिर से बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए 40 mm एचजी का प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा उसे? पड़ेगा फर्क है? क्या फर्क पड़ेगा? बीपी अपरेटस जो अप्लाई करिए आप 40 mm एचजी के प्रेशर पे, उससे ब्लड जो है आर्टेरियल ब्लड स्टॉप हो गया, वीनस ब्लड स्टॉप होगा, है कौन सा ब्लड स्टॉप हो जाएगा? वीनस ड्रेनेज बंद हो जाएगा, वीनस ब्लड सारा इसी आवेन में रहेगा। सो आप एग्जैक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रियल में कितना जो आपका टाइमिंग है वो, क्योंकि वीनस रिटर्न आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो था वो आ रहा है, सो आर्टरी से ब्लड आएगा इस टिश्यू के पास आएगा, और फिर हमने टिश्यू में कट लगा दिया तो वहां से क्या निकलेगा, ब्लड। वेन लेके जानी रही है तो वो वहीं पर रहेगा, स्टेक रहेगा, और आपको इजीली बेस्ट मेथड से आपको टेस्ट होगा। सो करना क्या, सिंपली बीपी का अप्लाई करना है, यहाँ पे कट लगाना है एमएम का, और उससे आपका जो ब्लड आना स्टार्ट हो रहा है, जैसे कट लगाया टाइम लिख दो कि हमने अभी लगाया 1 सेकंड 0 लिख दो, स्टॉप स्टार्ट कर दो, और देखते रहो कि ये ब्लड बंद होने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगे, 0 से लेके 5 मिनट, तो ये टाइमिंग कितना हो गया बीटी टाइम, 5 मिनट। अगर ये 10 मिनट में रुकता तो 10 मिनट, 1 मिनट में स्टॉप हो गया तो 1 मिनट। सो जितने टाइम में ब्लीडिंग स्टॉप होने में जो टाइम लगेगा कट लगाने के बाद में, उसको क्या बोलेंगे, बीटी। सो आप इनमें ऐसे भी कर सकते हैं, एरो लगा सकते हैं इनके बीच में, क्लियर? यस, दिस इज द व्हिच मेथड, आईवी मेथड। जिन्होंने इसको दिया था आईवी पर्सन थे, इन्होंने दिया था, और इन्होंने अपना नाम ईवी मेथड। कर लेंगे सभी ये, अपने ऊपर जाकर नहीं करना घर पे, नहीं तो और कट लग जाएगा उल्टा यहाँ पे, पता नहीं, और आपको इंसिडेंट पे सूचना लगाने पड़ेंगे बाद। नेक्स्ट, सेकंड मेथड इज ड्यूक मेथड। सो इट्स ए ट्रेडिशनल मेथड, हेपरिन कोज करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना। हेपरिन इज द ड्रग व्हिच कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, व्हाई करता है? हेपरिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है कैसे? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम, जब हम बात करें H प्लस आयन की, तो दोनों का रिश्ता क्या होता है, उल्टा। पोटेशियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, so when potassium is increasing then pH will decrease, and decreased pH is known as acidosis, and it is potassium means metabolic, so metabolic acidosis because of increased level of potassium. Next, ये लिख लिया? हटा दें? Next, Duke method, which is the second method, put incision on earlobe or the fingertip. incision कहाँ लगाना है, या तो earlobe पे या फिर fingertip पे। 4 mm deep, incision कितना होगा एक बार लिखना है आपको, है ना, 4 mm deep incision आपको लगाना है। टाइम फॉर incision जो था वो नोट कर लो, until bleeding stop। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इस मेथड में टाइम जो आ रहा है वो कम आ रहा है, 3 to 5 मिनट, और प्रीवियस मेथड में क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Because we've applied a BP cup, and BP cup stop the venous drainage, so pressure of the blood is high at the incision side। वहाँ पे venous drainage नहीं हो रहा तो ब्लड का अमाउंट क्या है, ज्यादा, प्रेशर भी क्या रहेगा, ज्यादा, तो वहाँ ब्लीडिंग भी थोड़ी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे venous drainage इंटैक्ट है, वापस जा रहा है, इसलिए फ्लोटिंग है तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग आपका जल्दी स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज द ड्यूक मेथड, द नॉर्मल फ्लोटिंग टाइम इज 3 to 6 मिनट्स। तो ये दोनों मेथड्स के नाम याद रखना है। द मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द ब्लीडिंग टाइम, आंसर शुड बी ड्यूक मेथड एंड आईवी मेथड, याद रहेंगे। नेक्स्ट,
लास्ट टेस्ट और उसके बाद आरएच ब्लड ग्रुपिंग, क्लोटिंग टाइम, अगला क्या है क्लोटिंग टाइम. सो नेक्स्ट इज क्लोटिंग टाइम और सीटी. Time taken by blood to clot after collecting from body is called clotting time. So I think now you are able to understand the meaning. ये हमने बात किया था बॉडी के ऊपर, जैसे कुछ इंजरी हुआ, आफ्टर इंजरी जब ब्लीडिंग स्टार्ट होके जो ब्लड स्टॉप होने के बीच में जो टाइम लग रहा था, हमने क्या बोला था ब्लीडिंग टाइम. अब आपने क्या किया, एक पेशेंट की बॉडी से जो वेन है, ये वेन है, इसमें आपने क्या किया, 2 ml का सिरिंज लगाया और इस सिरिंज से आपने क्या लिया, पेशेंट का सैंपलिंग किया, आपने इसका सैंपल निकाला और ये जो सैंपल आपने निकाला 2 ml 5 ml जितना भी आपने निकाला, उसको आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और इसको रख दिया. अब आपने देखा कि इस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद ये कितने टाइम में हो गया आपका क्लॉट. इस ब्लड को बाहर निकाल के एनवायरनमेंट में क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज क्लॉटिंग टाइम. सो ब्लीडिंग टाइम इज रिलेटेड टू बॉडी. क्लॉटिंग टाइम इज व्हेन वी रिमूव द ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड पुटिंग ब्लड इन अ वायल, उसको क्लॉट होने में कितना टाइम लग रहा है, द टाइम taken for a clotting of blood in a vial or outside body, that is known as how the time taken by blood to clot after collecting from body is called clotting time, and the normal duration is 3 to 8 minutes. So clot होने में 3 से 8 मिनट लगता है और बॉडी में ब्लीडिंग को स्टॉप होने में टाइम लगता है 3 to 6 मिनट. if it is prolonged in hemophilia, hemophilia is a disorder of lack of clotting factor number 8, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर हमने पढ़ा था 8. सो ए पर्सन इज हैविंग लेक ऑफ दिस फैक्टर, अगर इसकी कमी है तो पर्सन में क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हेमोफिलिया. क्लियर है? यस. किसके टेस्ट में, क्लोटिंग टाइम में. ओके, ब्लड आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो, हाँ ट्यूब, ओके, हाँ कैपिलरी ट्यूब आप यूज कर सकते हैं. जो हम ट्यूब टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, स्पेशल ट्यूब जो कैपिलरी ट्यूब बात कर रहे हैं, वैसे ट्यूब्स यूज कर सकते हैं. बस हमारा एम यही है कि उसमें कोई भी तरह का किसी तरह कोई एंटी कोगुलेंट नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी एंटी कोगुलेंट फ्री ट्यूब होनी चाहिए. सो अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड कैपिलरी ट्यूब अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप नॉर्मल येलो वाइल के अंदर डाल में भी क्या कर सकते हैं, क्लोटिंग जो ये रेड, सॉरी येलो नहीं, रेड वाइल, येलो वाइल नहीं, येलो वाइल जो है उसके अंदर क्या होता है, इट्स अ सीरम सेपरेटिंग जेल प्रेजेंट होता है, नीचे देखा है, दैट जेल सेपरेट द सीरम वेरी फास्टली एंड इंक्रीज द क्लोटिंग, डिक्रीज द क्लोटिंग टाइम, क्लोटिंग जल्दी करवाती है और सीरम को जल्दी सेपरेट करती है, तो उसमें फॉल्स रिजल्ट आएगा. रेड वाइल जो होती है, जो आपकी कंप्लीटली प्लेन वाइल होती है, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें आप टेस्ट कर सकते हैं ये वाला. आगे मेथड से इसमें देखते हैं. ओके, मेथड नहीं है, डायरेक्ट ही है, इसमें कोई अलग नाम नहीं रखा इन्होंने. प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी, अभी पढ़ाया था प्रोथ्रोम्बिन, आईएनआर, पीटी, आईएनआर. सो पीटी इज टाइम टेकन बाय क्लोट, बाय ब्लड टू क्लोट आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थर्ड नंबर जो है, दैट इज पीटी. इसमें हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे और सैंपल में आप क्या मिलाओगे, दिस क्लोटिंग फैक्टर नंबर 3, और ये मिलाने के बाद कितने टाइम में ब्लड जो है आपका क्लोट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम. प्रोथ्रोम्बिन से इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रो. नॉर्मल ड्यूरेशन इज 10 to 12 सेकंड. पीटी वैल्यू इज longer than 30 seconds in a client receiving warfarin therapy. Initiate bleeding precautions. A patient is receiving warfarin and if the time of PT is more than 30 seconds, तो आपको क्या करना है, ब्लीडिंग के प्रिकॉशंस लेने हैं, लाइक लेजर यूज नहीं करना है, नाइफ यूज नहीं करना है, आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना है, ये सारे आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज पेशेंट में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है. प्रोथ्रोम्बिन लेवल फॉल इन ब्लड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के. तो विटामिन के का रोल तो इंपॉर्टेंट है ही. 2 7 9 10 चार फैक्टर बनाता है, और अगर विटामिन के नहीं होगा तो ऑब्वियसली फैक्टर नहीं होंगे, और आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो क्या होगा, लेवल फॉल हो सकता है, पीटी बहुत क्विकली पेशेंट को प्रोथ्रोम्बिन टाइम में डिक्रीज मिलेगा. कोम्स टेस्ट तो पढ़ाया होगा सर ने, कोम्स टेस्ट पढ़ाया जीआईटी के अंदर, नहीं पढ़ाया? कोम टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, आप लोग बातें ऐसी करते हो, अरे कोम टेस्ट कभी तो पढ़ा होगा, डायरेक्ट कोम्स, इनडायरेक्ट कोम्स नहीं पढ़ा, कहाँ करते हैं, आरएच में, आरएच इनकम्पेटिबली, हेमोलाइटिक एनीमिया, इनमें, हाँ आफ्टर बर्थ करता है, वेरी गुड. सो जब बच्चे और मदर के अंदर कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो आपका ब्लड ग्रुपिंग होता है वो थोड़ा ऊपर से डिस्टर्ब हो जाता है, ऊपर वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, और उस कंडीशन में एक प्रॉब्लम आती है, इसको हम बोलते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी. सुना है, नहीं सुना? बच्चे का और मदर का आरएच कंपेटेबल नहीं है, मैच नहीं कर रहा, दोनों लड़ रहे हैं, बच्चा बोल रहा मैं, मदर का बोल रहा नहीं मैं, और वो मैं सारी आरबीसी क्या हो गई है, हिमोलाइज हो गई है, खत्म हो गई है. तो वो भी आगे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है वो भी आगे हम पढ़ेंगे. ये लिख लिया, मूव करें आगे. व्हाट इज कोम्स टेस्ट, अब आप ही लोग बताओगे कोम्स टेस्ट के बारे में. हाँ, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है. डायरेक्टली सैंपल निकाला, डायरेक्ट उसको बोल के निकलवाया, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट बेबी से होता है और इनडायरेक्ट मदर से होता है. वेरी गुड, लिखिए. सो नेक्स्ट लिखें आप कोम्स टेस्ट. सो कोम टेस्ट क्या होता है, दिस इज द, लिख लिया, कोम्स टेस्ट और द एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट और एजीटी, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, एजीटी. इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आता है, पहला कि कोम टेस्ट बच्चे के लिए किया जाता है या मदर के लिए किया जाता है. द टेस्ट कोम टेस्ट इज डन फॉर मदर और फॉर द बेबी. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का. बताओ, वी आर चेकिंग आरएच इनकम्पेटिबिलिटी इन मदर और इन बेबी. सो दिस टेस्ट इज डन फॉर अ बेबी, और न्यूबॉर्न जो आपका हुआ है उसके लिए करते हैं, और उसी के बेसिस पे इसके नाम रखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बेबी के लिए टेस्ट हो रहा है और बेबी से ही सैंपल ले रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली
You are taking sample directly from a baby for a test in baby, that is direct test. And you are taking well-being of a baby, but you are not taking sample from baby, you are taking sample from mother. So mother से sample लेके बच्चे को check कर रहे हैं, ये क्या है? Indirect. Directly बच्चे पे नहीं कर रहे हैं, आप किससे थ्रू जा रहे हैं? Indirectly. So when you are taking sample from a mother, that is indirect comb test, and when you are taking sample from baby, that is direct comb test. What the purpose and how this test is performed and whatever things are there in this test we'll discuss in detail in next class. अभी मेरा जो है हेमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस सारा जवाब दे चुका है. Thank you. We'll discuss about remaining part in next class tomorrow. Thank you.